Hi, am I audible? Yes, sir. Okay, so let's begin. कल एडीसी किया था. एडीसी एलडीआर एंड पोटेंशियोमीटर से वोल्टेजेस रीड कर सकते हैं, ये देखा था. बेसिकली वैल्यूज रीड कर सकते हैं, पहले वो देखा था. आफ्टर दैट हाउ टू कन्वर्ट इट टू वोल्टेज एंड देन हाउ टू प्लॉट ग्राफ यूजिंग सीरियल प्लॉटर. एंड देन हमने एलडीआर यूज किया था टू मेक ऑटोमेटिक नाइट लाइट. एंड इंस्टेड ऑफ एलईडी बल्ब को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके लिए रिले यूज किया था. And then we have made basically automatic night light using that relay and bulb. अब एनालॉग रीड करना हमें आता है. सर आवाज नहीं आ रही है. ओके, तो हम लोगों के किट में लाइक दिस ऐसा दिखता है. 103 लिखा हुआ है. दिस इज थर्मिस्टर. 2 लेग्स है. थर्मिस्टर टेम्परेचर के साथ इसका रेजिस्टेंस वेरी करेगा. थर्मो, ठीक है. लेट्स ब्रिंग इट क्लोजर. तो जस्ट लाइक एलडीआर इसका रेजिस्टेंस भी वेरी होने वाला है. 2 टर्मिनल्स के बीच में जो भी रेजिस्टेंस होगा. तो लेट्स मेजर व्हाट इज द रेजिस्टेंस एज ऑफ नाउ. तो इसे मैं, क्योंकि 103 लिखा हुआ है दैट इंडिकेट्स कि 10 किलो ओम्स का ये थर्मिस्टर है. ठीक है, एलडीआर के केस में ऐसे कोई रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं थी, बट थर्मिस्टर के केस में जनरली दोज वैल्यूज आर क्रिटिकल. तो वैल्यूज के साथ आते हैं. तो मैं इसे 20 के पे रखता हूँ रेजिस्टेंस को, एंड टर्मिनल्स के अक्रॉस रेजिस्टेंस मेजर करके देखता हूँ. तो राइट नाउ तो मैं पहले इसका मेजर करके देख रहा हूँ. दैट इज लाइक अ फिक्स 10 के रेजिस्टेंस आई थिंक. 10 के है, हाँ. तो जो फिक्स 10 के है उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू प्रॉपर आ जाएगी, तो मेरा डीएम ठीक से काम कर रहा होगा. तो राइट नाउ 10 के नहीं है, 100 के है. ठीक है, तो ये 100 के का रेजिस्टेंस है और इसका रेजिस्टेंस है 9.3 एज ऑफ नाउ. करेंटली जो भी टेम्परेचर है इस रूम का उसके हिसाब से जो भी लिखा हुआ है और करंट वैल्यू में थोड़ा डिफरेंस है. ठीक है. एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मेरे पास है सोल्डरिंग आयरन. ठीक है, तो मैं उससे पहले हीटअप करता हूँ. मैंने सोल्डरिंग आयरन ऑन कर लिया है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ इज लाइक सोल्डरिंग आयरन को हीट करके इस पे टच करूंगा तो गर्म हो रहा है, हाँ हो रहा है. ठीक है, टच करूंगा तो बेसिकली इसका रेजिस्टेंस वेरी करना चाहिए. एंड वी विल सी कि रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है. तो क्या लगता है एज पर जो भी हम लोगों ने पढ़ाई की है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज. इंक्रीज. ठीक है, तो मतलब मैं पहले हीट कर लूंगा. ऑलरेडी हम लोगों ने वैल्यू देख ली थी, तो विल गेट टू नो कि क्या होता है. ठीक है, तो हीट कर रहा हूँ मैं. ठीक है, थोड़ा बहुत हीट हो गया है. बहुत हीट नहीं किया, थोड़ा बहुत हीटेड है. एंड नाउ इफ यू सी द वैल्यू इज 7.2 7.3 इंक्रीजिंग एज जैसे जैसे कूल हो रहा है, एज इट इज कूलिंग अप. ठीक है, तो मतलब हीटअप होने पे इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ था. एंड वी कैन डू दिस ऑल्सो. अभी जो भी वैल्यू है वो दिख रहा है एंड मैंने हीट किया तो सडनली विथ टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है. So this is thermistor which is having negative coefficient. इससे इसे बोलते हैं NTC, नेगेटिव कोएफिशिएंट थर्मिस्टर. बेसिकली जो हमने नॉर्मली रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा है वो सारा वैलिड होता है इन जनरल सबके लिए. इस वाले में थोड़ा सा डिफरेंस है. वी हैव 2 टाइप्स ऑफ थर्मिस्टर, एक पीटीसी एक एनटीसी. इन जनरल एनटीसी थर्मिस्टर ज्यादा यूज होते हैं. ठीक है, तो हम लोग जो थर्मिस्टर यूज कर रहे हैं वो ये है. बहुत सारे साइज वेरिएंट करंट रेटिंग के हिसाब से भी आता है. फॉर एग्जांपल अल्टीमेटली रेजिस्टेंस है ना,
तो बिगर द वैल्यू लेसर द करंट्स विल बी, ऐसे लॉजिक बहुत बार हो सकता है कि ये किसी एक सर्किट में आ रहा है जिसमें करंट ज्यादा फ्लो होने ही वाला है, तो थर्मिस्टर का साइज बड़ा होगा। ऐसे बहुत सारे लॉजिक के हिसाब से अलग अलग वेरिएंट्स ऑफ थर्मिस्टर्स आते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल तुम लोगों ने वो देखा है आयरन प्रेस, यस सर। तो वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होगा, राइट, जो उसको ऑन ऑफ करता है। यस सर। ठीक है, तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं रहता। सर फिर वो हीट से एक्सपांड करके देखते हैं। तो दिस इज अ नॉर्मल, मतलब बहुत ही बेसिक सा इलेक्ट्रिकल आयरन। ठीक है, इस इलेक्ट्रिकल आयरन में हीटिंग का कॉइल वगैरह होगा, एंड दीज सेटअप्स, मतलब एक सेटअप है जो जिससे तुम टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करते हो, तो मोस्टली वो ये है। ठीक है, कि कितना पार्ट ऑफ द कॉइल विल बी देयर इन सीरीज। ठीक है, मतलब कॉइल ये है एक्चुअली, ये रॉड के अंदर कॉइल होता है जिससे वो पूरा का पूरा प्लेट हीट होता है। ठीक है, अब कितना करंट फ्लो होगा तुम वो रोटेट करके, हाँ वी गॉट अ गुड डायग्राम शायद इसमें हो। पावर वाटर टैंक पीसीबी माइक्रो पंप। अब दिस वन इज लाइक जिसमें तुम बटन दबाते हो तो स्प्रे होता है, ये प्रेस, ये उसका डायग्राम है। दिस वन इज फॉर स्प्रे कंट्रोल, ये भी पावर ही, मतलब स्प्रे कंट्रोल ही दिखा रहा है, अंदर का नहीं दिखा रहा। टेम्परेचर कंट्रोल अंदर का इसमें लिख रहा है। तो फिर भी ये प्रेस समहाउ इट मैनेजेस कि पावर ऑफ कर देता है, एलईडी ऑफ हो जाती है। ठीक है, वो समहाउ के अंदर क्या है बताओ, कहाँ है ये रहा। हाँ, ठीक है, तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ, या फिर मिल जाएगा। थर्मोस्टैट बाई मेटालिक स्ट्रिप। ठीक है, एंड समवेयर एक नॉब है जिसको तुम रोटेट करके बेसिकली कनेक्टिविटी चेंज करके हीटिंग कंट्रोल करते हो। उसके अलावा एक प्लेट और है जो प्लेट ही है, मतलब क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्मेट में नहीं है, देयर इज नो सर्किट, किसी में भी नहीं दिख रहा है तुम्हें। ठीक है, मैं ढूंढ रहा हूँ जस्ट दिख जाए, तो मोस्टली दिस पार्ट इज ओनली द वन। तो बेसिकली वो क्या करता है, हीट के साथ, मतलब जस्ट लाइक थर्मिस्टर बोल सकते हो। ठीक है, तो आयरन बहुत पहले से चल रहा है, आयरन में इट्स लाइक कि ओवर हीट हो गया, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, फिर से हीट क्या बोलते हैं कम हो गई, कनेक्ट हो जाता है। तो वहां पर एक मेटालिक पार्ट यूज कर रहे हैं हीटिंग को कनेक्ट डिस्कनेक्ट करने के लिए। इसी तरीके से थर्मिस्टर्स भी बहुत जगहों पे यूज करते हैं, मतलब अल्टीमेटली दैट इज द थर्मिस्टर। जब वो डिस्कनेक्ट होता है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, तो उसको हम पीसीसी थर्मिस्टर बोलते हैं ये। ठीक है, तो स्विच के फॉर्मेट में बहुत सारी जगहों पे, एंड स्पेसिफिकली मतलब द एडवांटेज ऑफ यूजिंग थर्मिस्टर एज अ स्विच इन हीटिंग एलिमेंट्स इज लाइक सर्किट वर्किट कुछ नहीं लगाना पड़ता, ऐसे थर्मिस्टर्स लो लगा दो। ठीक है, एंड व्हाट दे विल डू इज लाइक विथ टेम्परेचर या तो रेजिस्टेंस कम कर देंगे या तो ज्यादा कर देंगे, बेस्ड ऑन दैट तुम्हारा करंट फ्लो इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बड़े बड़े ऐसे थर्मिस्टर दिख रहे हैं, दीज आर लाइक डिजाइन फॉर दैट कि ये ज्यादा करंट को फ्लो करवाते रहेंगे, टेम्परेचर को नोटिस करते रहेंगे, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा, बेस्ड ऑन दैट तुम्हारा डिवाइस ऑन ऑफ होने वाला है। ठीक है, तो ये लॉजिक के लिए भी थर्मिस्टर बहुत जगहों पे यूज होता है। ठीक है, जस्ट स्विचिंग कि अब थर्मिस्टर्स विल बी डिजाइन फॉर दैट पर्टिकुलर रेटिंग। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये एक स्विचिंग रजिस्टर है, मैं स्विचिंग थर्मिस्टर होगा जिसमें कहीं पर वो हीटिंग एलिमेंट है जिसका रेजिस्टेंस वेरी करेगा। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स तुम बोल सकते हो कि रेजिस्टेंस वेरी करेगा मतलब कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपांड हो जाएगा। ठीक है, बेस्ड ऑन टेम्परेचर के वैल्यूज। तो तुम्हारा जो भी थर्मिस्टर होता है बहुत बार स्विच की तरह यूज करते हैं। ठीक है, जस्ट एज अ स्विच, इट विल बी डिजाइन फॉर अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के प्लस माइनस जो भी वैल्यू होगी उस थ्रेशोल्ड पे रीच होके या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। हम लोग के पास जो थर्मिस्टर है जिसपे 103 लिखा हुआ है, दिस इज जनरली डिजाइन टू बी यूज्ड एज अ सेंसर टू फिगर आउट कि व्हाट इज द करंट टेम्परेचर। ठीक है, तो अब कोई बता सकता है अगर तुम्हें रेजिस्टेंस समझ में आ रहा है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर कि ये टेम्परेचर पे ये रेजिस्टेंस है, तो तुम उसको टेम्परेचर रीडिंग्स में कैसे कन्वर्ट कर पाओगे?
मतलब अब हमारे पास एक सेंसर है जिसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इससे तुम थर्मोमीटर या थर्मोस्टैट जैसे डिवाइसेस कैसे बना सकते हो? थर्मोमीटर बोल लो। So we can measure the change in current. करंट कैसे? Or the voltage, like whatever apparatus you have. For example, Arduino, we can directly measure the change in voltage, हाँ and then we can just use the formula. वी आउट आ गया। अब व्हाट टू डू नाउ? So once you have V out, for example, we can assume that V out in this case would increase if that resistance goes down. From that, we can find out the change in resistance, and then we had that formula of alpha 1 minus or 1 minus alpha delta t. ठीक है। So there must be some alpha value for this. ओके, तो मतलब देयर इज वन ऑप्शन। अब डेल्टा टी कैसे पता चला? सो इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला अल्फा इज द रिक्वायरमेंट। इसका मतलब हमें थर्मिस्टर की डेटा शीट मिलनी चाहिए एटलीस्ट, है ना? और सेकंड थिंग इज डेल्टा टी। डेल्टा टी कैसे पता चलेगा? डेल्टा टी यहीं से, मतलब ये तो मैथ्स यहाँ पे हो जाएगा ना कि चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, या न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर नॉट इनटू 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी। आपको पुरानी रेजिस्टेंस पता है आपको, या पुरानी रेजिस्टेंस वोल्टेज से पता है, नई रेजिस्टेंस वोल्टेज से आपको पता है, तो सिर्फ आपका वही डेल्टा टी ही बचा। ठीक है, आपको बस ये बताना चाहिए कि ओरिजिनल टेम्परेचर भी क्या था। हाँ, तो यहाँ से बात शुरू होगी। मतलब एक टेम्परेचर तो पता होना चाहिए, ठीक है? एंड एक से जनरली नहीं होता, मिनिमम 2 टेम्परेचर पता होना चाहिए। फ्रॉम 2 टेम्परेचर्स यू कैन फिगर आउट व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सबसिस्टेंस, अगर तुम्हारे पास फॉर्मूला है। अदरवाइज देयर इज वन मोर वे। वन मोर वे इज लाइक कि अगर तुम्हें इस थर्मिस्टर के बारे में कुछ नहीं पता, तो व्हाट यू कैन डू इज लाइक अलग अलग टेम्परेचर से एक्सपोज करो, वन अलग अलग रेजिस्टेंसेस मेजर कर लो, एक ग्राफ ड्रॉट करो, एंड देन व्हेन यू विल गेट अ ग्राफ, इसके इक्वेशन से नाउ यू कैन फिगर आउट कि किस रेजिस्टेंस से क्या वैल्यू होगी। ठीक है, इसे बोलते हैं कैलिब्रेशन पार्ट। ठीक है, तो थर्मिस्टर के केस में हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा इन जनरल टू गेट ए एक्यूरेट वैल्यू ऑफ द क्या बोलेंगे टेम्परेचर, कि हमें एटलीस्ट 2 नंबर, तो 2 पॉइंट का एक्स कॉमा, मतलब एक्स मतलब इज लाइक कि लेट्स से टेम्परेचर एंड वोल्टेज 1, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमने हीट करके वोल्टेज क्या आ रहा था वी आउट वो मेजर कर लिया, दूसरे टेम्परेचर पे हीट करके वी आउट 2 मेजर कर लिया यूजिंग एडीसी। एंड एक बार ये पता चल गया, नाउ वी कैन डू दैट कि अब लाइन ड्रॉ करके देखना है। बट हो सकता है कि ये कर्व ऐसा हो और तुमने ये 2 वैल्यू ली तो तुम्हें लगेगा लाइन स्ट्रेट है बट कर्व ऐसा है। तो इसलिए इट विल बी बेटर इफ हम अगर अलग अलग दूर दूर वाले टेम्परेचर पे 3-4 वैल्यू ले लें, हमें समझ में आएगा कि लाइन स्ट्रेट है या फिर ऐसा है या फिर ऐसा है। ठीक है, तो थर्मिस्टर्स के लिए कुछ ऐसी प्रोसीजर होगी हमारे पास। ठीक है, अब मैं खाली एक कोई भी रैंडम थर्मिस्टर का डेटा शीट ओपन कर रहा हूँ। हमारे पास इस कंपनी का थर्मिस्टर तो 100% नहीं है, ठीक है, ये जो भी है, बट इट्स लाइक कि खाली डेटा शीट से समझने के लिए समझ में आएगा। सॉरी। तो ये भी एनटीसी है। हमारे पास जो थर्मिस्टर है वो भी 5 एम का है ऑलमोस्ट, ये भी 5 एम का है, तो उतना देखने में सेम है। पिन के वगैरह वो दिया हुआ है, वाइड रेजिस्टेंस रेंज, कॉस्ट इफेक्टिव, ये सारे फीचर्स दिए हुए हैं। हम जनरली रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज रेटिंग, करंट रेटिंग, इसके बजाय कहीं पे पावर रेटिंग का कुछ लिमिट होगा कि मैक्सिमम कितना पावर फ्लो सकता है। और इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ये टेबल में कि इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन है, ऑर्डरिंग कोड दिया हुआ है कि तुम ऑर्डर करने के लिए कौन कौन से कोड बोलोगे। बट उसी के साथ साथ दिया हुआ है कि अगर 15 ओम वाला थर्मिस्टर लोगे तो ये जो भी नंबर लिखा रहता है ये 25 डिग्री सेल्सियस के लिए लिखा रहता है। तो यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर 15 ओम वाला लिया तो उसका R/T का कैरेक्टरिस्टिक का जो भी नंबर है और V वैल्यू 25/100, मतलब अब ये कुछ होगा, बट ये 2 पैरामीटर्स ऑफ वैल्यूज मिल रही है। ठीक है, एक और चीज जो यहाँ के टेबल में दिया हुआ है साफ साफ, 25 डिग्री सेल्सियस 450 मिलीवॉट, ये वाला सेंसर मैनेज कर सकता है।
अब तुमने करंट और वोल्टेज के लॉजिक से, मतलब बेसिकली रेजिस्टेंसेस पता है, रेजिस्टेंसेस के लॉजिक से तुम करंट मेजर करके फिगर आउट कर लो कि तुम्हारे लिए सेंसर चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे ही किसी 10K के लिए देयर इज अ वैल्यू 4300। ठीक है, और एक चीज मे बी इन्होंने ग्राफ दिया हो, अच्छा एक और टेबल दे ही रखी है इन्होंने, ये रिलायबिलिटी की डेटा बता रहे हैं कि इतने इतने टेम्परेचर पे ये आया था, और ये किसी एक पर्टिकुलर के लिए, तो अब कोड देख के समझ में आ जाएगा, बट 25 डिग्री सेल्सियस में 15 ओम दिया हुआ है, ये 15 ओम वाला एनटीसी है, और उसके लिए अलग अलग टेम्परेचर पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके सारी वैल्यूज दी है कि नॉमिनल इतना होना चाहिए था, मिनिमम इतना, मैक्सिमम इतना, फिर जो भी डेल्टा का डिफरेंस है, जो भी टेम्परेचर का डिफरेंस है, जो भी अल्फा का वैल्यू है, वो सब कुछ इन्होंने यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करके दिया हुआ है। ठीक है, और चीज ये टेबल क्या, हाँ ठीक है, और यहाँ पे कुछ अलग है, ये 25 डिग्री सेल्सियस पे परफॉर्म किया, और डेल्टा आर बाई आर 5% और 10%। ठीक है, तो उन्होंने 3-4 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके हमें एक टेबल भी दे दिया है फ्रॉम विच वी कैन कोरिलेट, और एक टेबल मतलब मैक्सिमम वैल्यू के दिया है, जैसे 15 का था वैसे ही कहीं पे 10K का भी रहेगा। तो आइडियली तुम खाली ये टेबल रिफर कर लोगे, और इस टेबल से तुम्हें पता चल जाएगा कि कितने के लिए क्या, कितने रेजिस्टेंस पे क्या वैल्यू होगी। तो अभी हम ओम्स में हैं, यहाँ पे 10K आ गया, ये रहा 15K, और ये 10K ये वाला। ठीक है, तो इस 10K के लिए नॉमिनल रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज क्या क्या है वर्सेस टेम्परेचर क्या क्या है, ये भी फिगर आउट कर सकते हो, और एज इट इज तुम इसको मेमोरी में डाल दो, इतना रेजिस्टेंस आया, इस रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग तुम्हारा रेजिस्टेंस डिवाइडर का जो भी वोल्टेज होगा दैट, एंड व्हाट विल बी द पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, इसको तुम सेव कर लो। ठीक है, तो डेटा शीट वाला थर्मिस्टर खरीद के ये फायदा है, अब हमारे थर्मिस्टर का भी डेटा शीट होगा, बट अब वो जब पैकेट में आता है तब पैकेट देख के समझ में आएगा कि किस कंपनी का है। अभी हमारे पास पैकेट में नहीं है, तो अभी हम तो डेटा शीट नहीं देख पाएंगे, बट इन जनरल थर्मिस्टर के साथ तुम्हें ये टेबल्स मिल जाते हैं, इससे काम इजी हो जाता है। ठीक है, अब मान लो नहीं मिला, तब हम ऐसी टेबल खुद बना सकते हैं प्रैक्टिकल करके, एटलीस्ट 4-5 पॉइंट्स को रीड करके। ठीक है, तो अब हम धीरे धीरे उस तरफ बढ़ते हैं। तो व्हाट वी विल डू फर्स्ट इज कि कोड ओपन करते हैं आर्डिनो, तो लेट मी ओपन इट। आर्डिनो में सबसे पहले तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, तब तक मैं कनेक्शन कर लेता हूँ कि हम क्या करेंगे, वी आउट को रीड करके देखेंगे कि वोल्टेजेस कहाँ से कहाँ तक आ रहे हैं, एंड ऑब्वियसली एक एंड पे 5 वोल्ट दे रहा हूँ, तो मैं थर्मिस्टर के एंड पे 5 वोल्ट कनेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से 5 वोल्ट, फिर ग्राउंड के लिए लेट मी टेक ग्रे वायर, ग्रे वायर ग्राउंड है, ये रजिस्टर के एंड में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, एंड सेंट्रल पिन येलो वायर से कनेक्ट करता हूँ, और उसको A0 पे कनेक्ट कर देता हूँ। एक बार ये सारे कनेक्शन हो गए, अब मैं आर्डिनो में बेसिकली कोड लिख कर डेटा रीड कर पाऊंगा। तो मैं USB कनेक्ट कर लेता हूँ, और कनेक्शन आर डन। खाली एक काम कर रहा हूँ मैं, मतलब मुझे अल्टीमेटली थर्मिस्टर को हीट करना पड़ेगा, तो हीट मैं राइट हैंड से ऐसे करूंगा, तो मैं इसको घुमा ले रहा हूँ, ऐसे रख ले रहा हूँ, सो दैट मैं इस साइड से हीट कर पाऊँ। ठीक है, नाउ कोड देखते हैं। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, कि सीधे सीधे बेसिक कोड लेते हैं एंड विल स्टार्ट फ्रॉम देयर ओनली। फाइल ओपन डिस्टेंस एग्जांपल, या फिर एग्जांपल्स में जाते हैं, बेसिक में एनालॉग रीड सीरियल। ठीक है, डिलीट द कमेंट, बाकी कमेंट रहने देता हूँ, ये भी डिलीट कर देता हूँ, बीच में कभी फ्री टाइम में कर दूंगा। टूल्स, एंड मेरा बोर्ड है आर्डिनो उनो, पोर्ट है 4 मोस्टली, हाँ ठीक है, ये 4 है। अब कंफ्यूजन है तो यहाँ जाके देख सकते हैं एनी टाइम, तो कॉम 4 ही है। ठीक है, देन अपलोड, एक्चुअली डिले बढ़ा लेना चाहिए था, तो एक बार अपलोड हो जाएगा तो फिर बढ़ा लूंगा।
सो मैंने अपलोड होने से पहले यूएसबी निकाल दिया क्योंकि डिले ऐड करना है, नहीं तो वो इतनी फास्ट स्क्रॉल होगा फालतू में हम बार बार स्क्रॉल करते रहेंगे अप या डाउन। तो अपलोडिंग नाइन 934 इज द वैल्यू जो अभी आ रही है। मैं तब तक सोल्डिंग आयन को मैंने निकाल दिया था, फिर से कनेक्ट कर देता हूँ एंड हीट करके देखते हैं कि क्या होता है। तो अभी ठंडा है सोल्डिंग आयन, टच किया गर्म हो रहा है एंड एज द वैल्यूज मतलब वैल्यूज आर इंक्रीजिंग एज द थर्मिस्टर इज हीटिंग अप। अभी सोल्डिंग आयन ऑन किया तो धीरे धीरे हीटअप हो रहा है। ठीक है, तो एक चीज तो हमें समझ में आएगी, बाय डिफॉल्ट द वैल्यू एट द रूम टेम्परेचर इज 960 समथिंग। ठीक है, तो इट विल बी बेटर कि अगर वो 10K है तो 10K के साथ मैं सीरीज में 10K का रेजिस्टेंस लगा दूं, सो दैट देयर विल बी अ सब्सटेंशियल डिफरेंसेस इन द वैल्यूज। हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा वोल्टेजेस को कोरिलेट करना। और तो मैं 10K ढूंढता हूँ। ठीक है, अदरवाइज क्या हो रहा है 900 एंड समथिंग से वैल्यू स्टार्ट हो रही है और फिर सडनली 1023 आ जाएगा, क्लोज इनफ। ठीक है, तो मिल गया। मिल गया। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले स्टॉप शेयर करके दिखा देता हूँ। ये 100K को 10K से रिप्लेस कर दे रहा हूँ बिकॉज 100K में मार्जिन बहुत कम होगा। तो वोल्टेजेस एज पर द रेजिस्टेंसेस, ये जब अब 10K है ये भी 10K है तो बीच में 2.5 वोल्ट आएगा और अब 2.5 वोल्ट से वो कहीं पर रीच करेगा। ठीक है, तो अब मैंने 10K किया, अब वैल्यूज अगर नोटिस करें तो 532 आ रहा है एंड अब मैं अगर हीट अप करूंगा तो 532 से वो इंक्रीज हो के 5 वोल्ट की तरफ जाएगा, मतलब 1023 की तरफ जाएगा। सो डिफरेंसेस इंक्रीज कर दिया मैंने रेजिस्टेंस वेरी करके। ठीक है, सो दैट मैं वो जो छोटे छोटे बीच में टेम्परेचर डिफरेंसेस भी आए वो भी मेजर कर पाऊँ। तो अब हमारे पास वैल्यू है, वी कैन कन्वर्ट इट टू वोल्टेजेस टू फिगर आउट कि कितना वोल्ट आ रहा है, बट अभी के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, वन सिंपल मेथड विल बी कि 2-3 टेम्परेचर्स को नोन वैल्यूज को फिगर आउट करो, लाइन के इक्वेशन से ड्रॉ कर लो। सेकंड ऑप्शन इज कि लाइन की इक्वेशन ऐसे 2-3 वैल्यू से नहीं आएगी, मैं खुद करने के बजाय मैं गूगल कर लूँ। ठीक है, 10K NTC थर्मिस्टर आर्डिनो किसी ने किया होगा तो हम उनका फॉर्मूला यूज कर लेंगे फॉर नाउ। ठीक है, एंड बाद में थर्मोमीटर लेके मैं उस फॉर्मूले में ट्विकिंग कर लूंगा वैल्यूज की। तो देखते हैं, ये बंदे ने दिया है तो यहाँ पे बेसिकली अब उसने किया हुआ है और अब दिस वैल्यू विल बी इंपॉर्टेंट। उसने 10K लगाया हुआ है, हमारा भी 10K हो गया तो चल जाएगा। अदरवाइज उसके फॉर्मूले में जो भी वो यूज करने वाला है और हम यूज करने वाले हैं, अगर रेजिस्टेंसेस अलग अलग हुए तो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर उसने एक कोड दे दिया, मैं एक काम कर रहा हूँ कोड ही कॉपी कर दे रहा हूँ एंड पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली है क्या, अल्टीमेटली इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करना है। इस फॉर्मूले में रेजिस्टेंस की वैल्यू इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, और बी वाला जो वैल्यू है, बीटा वाला जो वैल्यू है वो हमें उस थर्मिस्टर के डेटा शीट से मिलने वाला है। अब हमारे थर्मिस्टर का बी वैल्यू तो हमें पता नहीं है। RT0 इज लाइक 25 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू होगी जो कि उस पर प्रिंटेड होती है। तो हमारा 10K है, ये भी 10K है, विच इज मोस्ट कॉमन, इसीलिए मैच हो रहा है। ठीक है, तो ये सेम रहेगा। बीटा वैल्यू हमें नहीं पता। ठीक है, मे बी मैं ऐसे गूगल करूँ 10K NTC थर्मिस्टर एंड बाय इंडिया। ठीक है, एंड लेट्स से ये ओपन हुआ तो मैं इसकी साइट पे जाके देख लेता हूँ कि अगर इनकी साइट पे डेटा शीट है तो डेटा शीट ओपन कर लेंगे, है क्या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो इसका मतलब अब डिफॉल्ट हमें इसका बीटा नहीं पता, डेटा शीट नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो इन जनरल हमें ऐसे
इसकी बीटा वैल्यूज कहीं मिलेगी नहीं, तो हमें इस बीटा वैल्यू के साथ ही एक्सपेरिमेंट करना है। एंड वही हमारा क्या बोलेंगे एक्सपेरिमेंटेशन वाला पार्ट होगा, कैलिब्रेशन वाला पार्ट होगा। दिस बीटा वैल्यू इज अननोन, ये पता हुआ है, नीचे उसने जो भी फॉर्मूले का लॉजिक लगाया होगा, बाकी सब कुछ स्टैटिक है। बीटा इज द वन जिसको मुझे कैलिब्रेट करना पड़ेगा। तो जब मेरा थर्मिस्टर 25 डिग्री सेल्सियस बोलेगा तो मैं थर्मोमीटर से मेजर करके देखूंगा कि कितना है। लेट्स से मेरे थर्मोमीटर ने बोला 20, तो मैं फिर यहाँ पे बीटा वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करके मैच करूंगा कि वो 25 को 25 कर दे। एंड एक भी टेम्परेचर के लिए वो मैच हो गया तो मोस्टली मैनेजेबल हो गया। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी डू इट। अब सप्लाई वोल्टेज को इसने यहाँ पे इसलिए डिफाइन किया है क्योंकि जनरली तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम एडीसी का वोल्टेज चेंज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट 5 होता है। अब क्या बोलते हैं, तुम्हारे पास ऑप्शन है चेंज करने का, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है टू मेक इट क्लियर कि 5 वोल्ट पे काम चल रहा है, और नीचे उसने फॉर्मूले में वीसीसी जहाँ पे लिखा हुआ वो 5 से रिप्लेस हो जाएगा। अदरवाइज हम 5 लिखते हैं, जैसे कि उस दिन वोल्टेज से कन्वर्ट करने के लिए हमने 5 डिवाइडेड बाय 1023 ऐसा कुछ लॉजिक लगाया था, याद है? और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया था, लेट से 100 आ रहा है तो 100 से, एंड हमें अपना उस पर्टिकुलर नंबर का वोल्टेज मिल गया था। तो वो जो 5 डिवाइड बाय 1000 में 5 है, वो चेंज करने का ऑप्शन है तुम्हारे पास एडीसी में, इसलिए ये डिफाइन किया है कि अगर तुमने किया हुआ तो कर लेना। और यहाँ पे फिर से आर डिफाइन किया है 10 के, नीचे जाके देख लेंगे कहाँ पर है। एंड देन फ्यू वेरिएबल जो भी इस फॉर्मूले में लगने वाला है। ठीक है, नीचे केल्विन में भी प्रिंट कर रहे होंगे, तो एक यहाँ पे केल्विन का T0 कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, और लेट से हमें केल्विन में नहीं चाहिए तो हम डिलीट कर देंगे, बट मोस्टली जो फॉर्मूला है वो केल्विन में, इसलिए हमें तो दिस फॉर्मूला, दिस मतलब हमने जहाँ से कॉपी किया वहां जाते हैं। तो अगर तुम लोग को टेम्परेचर के वो चैप्टर्स किसमें थे मुझे याद नहीं है, फिजिक्स में रहे होंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यूज हुआ करती थी वो केल्विन में हुआ करती थी, यहाँ पे लिखा भी हुआ है रिमेंबर टू कन्वर्ट ऑल द पैरामीटर्स 0 to केल्विन बिफोर द कैलकुलेशन। तो यहाँ पे इस मामले में जो कैलकुलेशन के टाइम पे ये कैलकुलेशन नहीं, डेरिवेशन के टाइम पे जो भी ये डिराइव किया था उस टाइम पे सारे स्टैंडर्ड्स को केल्विन में लेके डिराइव किया था, तो ये फॉर्मूला आता था। ठीक है, तो ये बेसिकली ये फॉर्मूला, ठीक है, जिसको सिंप्लीफाई किया है सो दैट हम इसको इजीली सॉल्व कर पाए आर्डिनो में। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी वैल्यूज है वो केल्विन में है, इसलिए अल्टीमेटली हमें कैलकुलेशन के टाइम पे सारा केल्विन में कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करके T0 कैलकुलेट कर लिया, जो कि फॉर्मूला में T0 मांगता है। T इज आर वैल्यू। ठीक है, अब इस T को फिगर आउट करके सॉल्व करने के लिए अल्टीमेटली हमें ये मिल गया, अब उसको सिंप्लीफाई किया। अब यहाँ पे T लेफ्ट साइड में जिसको सॉल्व करना है, T0 R0 RT। RT इज द वैल्यू जो मेरे करंट थर्मिस्टर की होगी, R0 इज द 25 डिग्री सेल्सियस वाला। ठीक है, बीटा जिसको हम कैलिब्रेट करेंगे। ठीक है, तो एक बार ये फॉर्मूला मिल गया तो हम खुद से टाइप कर सकते थे, बट रेडीमेड कोड है, हम उसी में एडिट कर रहे हैं। रेडीमेड कोड इज लाइक कि एनालॉग की वैल्यू रीड करो A0 से, लकीली हमारा थर्मिस्टर A0 पे है तो हमें ये चेंज करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसे VRT बोला जिससे हमें रेजिस्टेंस लास्ट में कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो सेकेंड R था, ये R है कि सीरीज में क्या कनेक्ट किया। अगर मैंने 100 कनेक्ट किया होता तो यहाँ पे 100 लिखना पड़ता। ठीक है, और ये थर्मिस्टर का है RT0। डिफरेंस समझ में आया? तो यहाँ पर यूनिवर्सल बनाने के लिए हर जगह वेरिएबल डिफाइंड है, यू कैन जस्ट चेंज द टॉप पैरामीटर्स एज पर योर वैल्यूज। तो एक बार वोल्टेज 5 डिवाइड बाय 1023, थोड़ी देर पहले 5 बोल रहा था, आइडियली इसको VCC लिखा तो भी चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी 5 है। तो जो भी वोल्टेज आया उससे जो भी वैल्यूज आई, एक्चुअली ये वोल्टेज नहीं है, वैल्यू है। ठीक है, तो अगर मैं इसको और अच्छे से करना चाहूँ तो मैं इसको बोलूंगा इन वैल्यू, which will make more sense but it will consume little bit of more memory। ठीक है, कि वैल्यू से मल्टीप्लाई करके वोल्टेज मिल गया। एक बार वोल्टेज मिल गया अक्रॉस, तो अब एक और चीज, इन दिस केस ये फॉर्मूला इस लॉजिक के हिसाब से बना हुआ है जिसमें थर्मिस्टर के पास, सॉरी थर्मिस्टर नहीं, जो फिक्स रेजिस्टेंस है, फिक्स रेजिस्टेंस को VCC दिया हुआ है। ठीक है, और थर्मिस्टर को ग्राउंड दिया हुआ है। हमारे केस में उल्टा है। तो अब हमारे केस में अगर मुझे वेरी करना है तो मैं इसको उल्टा कर लूंगा, VRT माइनस VCC कर लूंगा। ठीक है, बट इंस्टेड ऑफ दैट अभी के लिए टू को रिलेट की, देखो हमने कोई गलती नहीं की है, हम यहाँ का पैरामीटर चेंज कर लेते हैं, एज पर द ट्यूटोरियल्स कर लेते हैं। ठीक है, उससे मेरा वायर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा, पहले क्रॉस हो रहा था। तो अभी मैंने इसको 100% ट्यूटोरियल से मैच करवा दिया। ठीक है, तो ये VCC माइनस VRT मेरी वैल्यू आ गई, अदरवाइज VRT एज इट इज मैं यूज कर पाता। तो अभी बेसिकली क्या हो रहा है, कहाँ गया ये,
ठीक है। तो ये एनालॉग जो VRT, तो अब यहाँ पे हमारे पास हमारा वोल्टेज भी पता है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज भी पता है, जब तुमने माइनस कर दिया। ठीक है। रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए दिस वोल्टेज, मतलब अल्टीमेटली वी नो द फॉर्मूला कि वी आउट इक्वल टू RT, जो कि थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस है, इनटू VCC डिवाइडेड बाय RT प्लस R। तो अब ये वैल्यूज हमें दोनों नहीं पता, नहीं सॉरी, एक पता है दूसरी नहीं पता। अब ये वैल्यू फिगर आउट करनी है इसके रेजिस्टेंस की। हमें ये पता चल गया है, हमें ये पता था, तो हम डायरेक्टली वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कहाँ है कोड? ये रहा। ठीक है। तो द नेक्स्ट थिंग इज लाइक कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थर्मिस्टर की। एक बार वो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, अब इस फॉर्मूला में हमें लॉन RT बाई R0 चाहिए, तो इसको इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट किया है। एक बार वो वैल्यू मिल गई तो उसको फिर फॉर्मूला में प्लेस कर दिया, फॉर्मूला में प्लेस कर दिया, जो कि केल्विन में रिप्लेस करेगा, केल्विन में प्लेस करेगा, -273 कर दो तो डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा। ठीक है। एंड प्रिंट करते टाइम केल्विन और डिग्री सेल्सियस दोनों प्रिंट हो रहा है। एंड फॉर अस लेट्स से मुझे सिर्फ डिग्री सेल्सियस चाहिए, तो मैं बाकी सारी चीजें डिलीट कर रहा हूँ एंड विल कीप इट सिंपल। ठीक है। तो अभी के लिए मैंने कोड में कुछ भी चेंजेस नहीं किया है, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम रखा है। इसको अपलोड करके देखेंगे। तो अब नो मैटर व्हाट यू डू, दिस इज द प्रोसेस। तुम भी अगर क्या बोलोगे, खुद का कोड लिखने वाले हो, फॉर्मूला क्रिएट करोगे, तो सबसे क्रिटिकल पार्ट इज कि तुम्हें अल्टीमेटली वैल्यू रीड करनी है, वैल्यू से वोल्टेज में कन्वर्ट करना है, वोल्टेज से रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना है। ठीक है। एंड राइट नाउ इट्स सेइंग 26.01 डिग्री सेल्सियस। और अब मेरे पास और कुछ है क्या जो बेसिकली टेम्परेचर बताएं? ठीक है। तो अभी मेरे पास कुछ नहीं है टेम्परेचर बताने के लिए। ठीक है। सर लैपटॉप में देख सकते हाँ, बट इट्स लाइक कि मैं रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि टेम्परेचर इसका बताएगा, वो रूम का बताएगा। ठीक है। तो मेरा रूम क्लोज है, तो यहाँ का एनवायरमेंट अलग है। तो लैपटॉप के टेम्परेचर में मेरे लैपटॉप का टेम्परेचर बताने वाला है, विच विल बी ऑब्वियसली मोर देन द रूम टेम्परेचर एज ऑफ नाउ। ठीक है। सेम फॉर द फूड। तो हमारे जो भी उसका टेम्परेचर होने वाला है, रूम का टेम्परेचर वर्सेज द डिवाइसेस का टेम्परेचर, अनलेस कि हमारे पास एग्जैक्टली थर्मोस्टेट या फिर थर्मोमीटर वाला डिवाइस है। ठीक है। बट अब मान लो कि मेरा रूम टेम्परेचर है अभी कितना, लेट्स से 23। ठीक है। तो अब मैं, तो बेसिकली कहने का मतलब था ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है। तो इस स्ट्रेट फॉरवर्ड में हमने क्या क्या किया, अगर तुम डेटा सीट के थ्रू जाते तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन होता कि तुम वो टेबल को एरे बना के सेव कर लो। फिर दूसरा ऑप्शन है कि उस टेबल में बीटा वैल्यू दी हुई है विच इज कांस्टेंट। ठीक है। बीटा वैल्यूज पता है फॉर पर्टिकुलर रेंजेस, उनकी वैल्यूज को हम उठाएंगे, यहाँ पे फॉर्मूला में डालेंगे और फिर हमें मिल जाएगा। ठीक है। बट हमारे पास वो सब कुछ नहीं है, तो फॉर्मूला का प्रोसेस सेम है, फॉर्मूला वही है, यू विल डू दिस थिंग्स। ठीक है। लिखने का तरीका अलग हो सकता है तुम्हारा। फाइनली एक बार रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू तुम डालोगे और टेम्परेचर की वैल्यू निकालोगे। ठीक है। दिस इज द प्रोसेस। फिर कैलिब्रेशन का पार्ट बोलेगा कि अब तुम्हारे यहाँ पे जो भी टेम्परेचर प्रिंट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल करेंटली 29 हो रहा है, इसको मैं 35 करके देखता हूँ, 3500। ठीक है, कि ये 23 से मैच हो जाए। और फिर मैं बोलूंगा कि ठीक है अब कोरिलेट हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास ये बीटा का पैरामीटर है जो एक्चुअली वेरी करेंगे, एंड बेस्ड ऑन दैट हम अपने इस सेंसर को कैलिब्रेट कर लेंगे। तो अब मैंने क्या किया, वैल्यू को थोड़ी कम की और मेरा टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज हो गया, मतलब मुझे बीटा बढ़ाना था। ठीक है। तो बीटा मतलब आप ये फॉर्मूला देख के भी सेंस बनता है, बट प्रैक्टिकली मैं करके दिखा रहा था। मैं भूल गया जो भी डिफॉल्ट वैल्यू थी 3500 से पहले, अभी 4000 है। 4000 डालते हैं, 23 तक रीच कराते हैं, विच इज अ रॉन्ग टेम्परेचर एज ऑफ नाउ फॉर दिस रूम। बट लॉजिक समझने के लिए कैलिब्रेशन कैसे होगा ये। ठीक है। तो 22.28, तो मतलब मैंने 4000 बहुत ज्यादा कर दिया। इट कुड हैव बीन 3950 ऐसा कुछ, या फिर 3900। ठीक है। और एक बार 3900 कर दिया, तो अब इस रूम टेम्परेचर की वैल्यू अगर 23 जो मैंने 23 मैचिंग कर दी, अब वो मैच हो गया, तो अब मोस्टली वो अपने रेंजेस में ट्रू वैल्यूज देगा, नॉट ऑल द रेंज। ठीक है। इवन दिस सेंसर विल वेरी इट, कि तुम अगर सब जीरोस में जाओगे तो अलग देगा, 0 to 10 डिग्री में बीटा की वैल्यू थोड़ी सी वेरी होगी। ठीक है। तो अभी ऑलमोस्ट 23 डिग्री से मैच हो गया। मतलब अभी मैंने क्या किया,
सेंसर को कैलिब्रेट कर लिया कि अभी मेरा रूम टेम्परेचर 23 है, मान लो मेरे पास कोई डिवाइस होता जिससे वो 23 होता तो हो जाता, और फिर उसको मैं क्या बोलते हैं वेरी कर रहा हूँ, और अब जैसे जैसे वेरी होगा तो अपने एक्चुअली ऊपर फैन चल रहा है तो फैन आएंगे, मैं फैन बंद करके कैलिब्रेट करूंगा तो थोड़ा बेटर होगा। तो बेसिकली ऐसे चेंज कर करके कैलिब्रेट करने वाले होंगे हम। ठीक है, मैंने फैन चालू कर लिया, मैंने हाथ लगाया तो मेरी बॉडी टेम्परेचर, हाथ लगाया मतलब ऐसे फिंगर्स के बीच में मैंने थर्मिस्टर को पकड़ लिया, जैसे ही ये किया टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो गया, एंड वट एवर विल बी माई, हाँ तो ये भी एक अच्छा तरीका हो जाएगा। ठीक है, फिंगर्स के बीच में थर्मोमीटर रख के मेजर कर लेना तुम्हारे बॉडी का आउटर टेम्परेचर क्या है, मुंह में डाल के मत करना, इनर और आउटर टेम्परेचर में डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, और तुम्हें वहां से पता चल जाएगा, और उसके बाद तुम थर्मिस्टर को हाथ ऐसे फिंगर के बीच में रख के फिर से कैलिब्रेट कर सकते हो अगर अपने पास थर्मोमीटर है। तो वी विल बी नीडिंग सम कैलिब्रेटिंग डिवाइसेस, ठीक है, फॉर दीज काइंड ऑफ सेंसर्स। और जब प्रोफेशनली इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में मुझे यूज करना पड़ेगा तो फिर मुझे किसी थर्ड पार्टी, फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी इज दैट थर्ड पार्टी जो तुम्हें डिग्री देके बोलती है कि हाँ तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हें इंजीनियरिंग आती है, तो वैसे ही एक थर्ड पार्टी कैलिब्रेशन इंस्टीट्यूट या कंपनीज होती है जिनके पास वो अथॉरिटी होती है कि वो कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो मैं इसको कितना भी कैलिब्रेट कर लूँ, इंडस्ट्री में यूज करने से पहले उनका सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, और उनके सर्टिफिकेट के लिए मुझे उनको थोड़ी फीस पे करके बुलाना पड़ेगा, वो अपने डिवाइसेस लाएंगे या अपना डिवाइस वहां लेके जाओ, वो इसमें उन डिवाइसेस के साथ कैलिब्रेशन करेंगे कि देखो तुम्हारा डिवाइस बोल रहा है 30, मेरा डिवाइस बोल रहा है 30, मतलब ये इतना % एरर के साथ कैलिब्रेटेड है। ठीक है, अगर नहीं मैच कर रहा होगा तो तुम्हें ट्विक करने के लिए बोलेंगे कि ऐसा ऐसा ट्विक करो। ठीक है, और फिर बोलेंगे कि आप कैलिब्रेटेड है। समझ में आया? तो ये स्टेप होगी। तो मेरे फिंगर का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 30-31 के बीच में है, विच इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, मैं हाथ हटा लूंगा तो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इस रूम का टेम्परेचर लिटरली थोड़ा ठंडा है, आज यहाँ बारिश हुई है। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, नाउ आई कैन टेस्ट कि मेरे सोल्डरिंग आयरन के टिप का टेम्परेचर कितना है एज ऑफ नाउ। मैंने टिप टच किया है थर्मिस्टर में, ऊपर फैन ऑन है तो हीटिंग कूलिंग साथ साथ में होती रहेगी, बट मैं अभी के लिए उतना ऑप्टिमाइज नहीं कर रहा हूँ, जस्ट टच करके रख रहा हूँ टिप। कैसे टच करके रख रहा हूँ तुम्हें वीडियोज में दिख रहा होगा, तो थोड़ी देर के लिए टच करके रखेंगे सो दैट वो दोनों सेम टेम्परेचर पे राइज कर जाएं, चीजें धीरे धीरे हीट अप होंगी। तो मैंने टिप टच किया हुआ है, एंड जनरली दीज टिप्स गो 150-180 ऐसे टेम्परेचर तक जाते हैं, और ये वाला थोड़ा और जा सकता होगा। ठीक है, तो मैंने टिप थोड़ा दूर हो गया था, अब टच है, सो लेट्स सी कि कहाँ तक जाता है। सो आइडियली 180 डिग्री वगैरह इज अ स्टैंडर्ड कि इतना टेम्परेचर तो राइज होना ही चाहिए, क्योंकि वो बहुत सारे वायर्स है जो 150 से 180 के बीच में मेल्ट होते हैं। ठीक है, तो ये एज ऑफ नाउ 150 तक रीच हो गया, आई थिंक स्टैटिक हो रहा है, मतलब वो थोड़ा सा हिल जाता है तो टेम्परेचर कम हो जाता है। हाँ, 152, 154, 157, फिर 160, एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ क्या बोलेंगे, हीटिंग कूलिंग जो भी था, रेट धीरे धीरे कम होगा, धीरे धीरे ज्यादा होगा। तो करंटली अब मैं बोल सकता हूँ अच्छे से टच है, नहीं थोड़ा सा दूसरा 10 मिनट। अब मैं हाथ नहीं लगा पा रहा हूँ क्योंकि वो सच में 180 डिग्री तक गया हुआ है, 180 मतलब 150, अभी लूज हो गया था। लेट मी होल्ड इट बिटवीन समथिंग। सो अब इस थर्मिस्टर की लिमिट होगी, हो सकता है थर्मिस्टर और ज्यादा टेम्परेचर मैनेज कर सके, बट क्योंकि अभी मेरे रेजिस्टेंस की वैल्यू, मतलब वो रेजिस्टर डिवाइडर, इट कैन गो अप टू 5 वोल्ट ओनली, तो मेरा अपर सीलिंग लिमिट वोल्टेज से आ जाएगा। हो सकता है मेरा थर्मिस्टर और भी रेजिस्टेंसेस वेरी करना चाह रहा है, बट अब वो 5 वोल्ट के ऊपर नहीं जा पा रहा क्योंकि ऑलमोस्ट 0 हो गया है। ठीक है, तो टेम्परेचर वैल्यूज के हिसाब से भी चीजें बदलेंगी। तो मैंने बैक साइड में पीसीबी लगाई थी, पीसीबी हीट डिसिपेट कर रही थी, तो अब ये 130 से ऊपर नहीं गया। ठीक है, तो मतलब 160-170 तो गया था, मतलब मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि मेरा टिप 170 या 180 डिग्री पे होगा, क्योंकि एक तो फैन चालू है और दूसरा 170 वैल्यूज मैंने नोट कर ली थी, और जब मैंने पीछे पीसीबी टच की थी तो हीट डिसिपेट हो रहा था, तो 130 पे सेटल था। ठीक है, अभी मैंने पीसीबी हटा ली तो अब थोड़ा ऊपर जाना चाहिए। दिस इज हाउ बेसिकली यू विल क्रिएट अ थर्मोमीटर। अब ये कॉम्प्लेक्स मेथड हो गया इन विच वी आर यूजिंग अ थर्मिस्टर बाय इटसेल्फ,
और तो अभी मैंने ये आयरन हटा लिया है, ठीक है, अब वो कूल डाउन होगा ये, और अगर मैं इसको बार बार ऐसे टच करता रहूंगा तो कूलिंग की रेट फास्ट हो जाएगी क्योंकि मैं उसका हीट एब्जॉर्ब कर रहा हूँ. सो बेसिकली दिस इज हाउ यू क्रिएट अ थर्मोमीटर यूजिंग थर्मिस्टर. ठीक है, लिटिल कॉम्प्लिकेटेड वे. कुछ सेंसर्स आते हैं जैसे कि LM35. थर्मिस्टर कितने का है? 9-10 रुपए का, एक्सक्लूडिंग जीएसटी. इंक्लूड करोगे तो 11 रुपए हो जाएगा इस साइड पे. LM35 78 रुपीज का. इसका नाम देखो, प्रिसीजन सेंटीग्रेड टेम्परेचर सेंसर. तो बेसिकली ये क्या है? दिस इज नॉट अ टेम्परेचर सेंसर, इट इज एन आईसी. इसमें क्या होता है? थर्मिस्टर है, थर्मिस्टर के साथ उन्होंने फिक्स्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस लगाया है. एकदम क्या बोलेंगे, प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग की है सो दैट रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज एग्जैक्ट रहे. एंड नाउ अंदर एक सर्किट है जो बेसिकली बेस्ड ऑन दिस वी आउट जनरेट करेगा. एंड द वी आउट इज लीनियर 10 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेल्सियस. तो इस चीज के लिए उन्होंने अंदर थर्मिस्टर के साथ साथ सर्किट इंप्लीमेंट कर दिया है. एंड फाइनली तुम 5 वोल्ट दो, ग्राउंड दो, एंड यू विल गेट 0.1 डिग्री पर डिग्री सेल्सियस आउटपुट. ठीक है, तो ऐसे सेंसर्स भी आते हैं. हमने ये वाला यूज नहीं किया है, ये वाला यूज करके फायदा नहीं था. मतलब कि एडीसी थर्मिस्टर टेम्परेचर, मतलब क्या बोलेंगे, थर्मोमीटर तो बन जाता, ठीक है, बट कुछ नया नहीं सीखते. वो तो पोटेंशियोमीटर जैसा ही हो जाता. ठीक है, तो ओनली डिफरेंस इज कि इसमें तुम्हें पता है कि 10 मिलीवोल्ट मतलब 1 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसमें वोल्टेज में कन्वर्ट करो और 10 मिलीवोल्ट से डिवाइड कर लो. तो यू विल हैव योर टेम्परेचर अप टू अ पर्टिकुलर प्रिसीजन. तो प्रिसीजन का यहाँ पे कुछ, तो जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है LM35 अराउंड ±1 डिग्री तक देता है, जो हमारे पास आता है. ठीक है, हमारे पास आता है, मतलब हमारे पास जो आता है माइट बी नॉट द 100% ओरिजिनल वन. और यहाँ पे कहीं पे उन्होंने लिखा भी होगा कि व्हाट इज द प्रिसीजन एक्यूरेसी. ठीक है, ±3/4 डिग्री सेल्सियस मतलब 0.75 है ना, ओवर अ फुल रेंज. जब रूम टेम्परेचर पे रखोगे मतलब 25 डिग्री सेल्सियस में जो एरर होगा वो 0.25 होगा. बट ओवर हायर टेम्परेचर एंड लोअर टेम्परेचर 0.75 मतलब अराउंड 1 डिग्री का एरर मिलेगा. ठीक है, तो ऐसे सेंसर्स भी आते हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड वो वैल्यूज देते हैं. गॉट इट? तो ये था डिजिटल थर्मोमीटर वाला पार्ट. एनालॉग रीड, अब शुरू में हमने डिजिटल किया था. ठीक है, तो अब तुम्हें डिजिटल रीड आता है. डिजिटल रीड इज लाइक 60 से 70% ऑफ द सेंसर्स हमारे डिजिटल से हो जाएंगे. एनालॉग रीड मतलब ऑलमोस्ट तुम 90 to 95% सेंसर्स को एनालॉग, बहुत सारे सेंसर्स डिजिटल के बाद एनालॉग के टर्म्स में देते हैं. जैसे इस वाले सेंसर को डिजिटल में करके ज्यादा सेंस नहीं बनता, एनालॉग करके सेंस बनता है. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सेंसर्स है जो एनालॉग में वैल्यूज दे देंगे. ठीक है, फिर उसके बाद एक और कैटेगरी ऑफ सेंसर्स है जो डेटा के टर्म्स में देता है. तो कुछ सेंसर्स अब धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि तुम्हारा लेवल जब प्रो हो जाएगा तो होगा कि तुम बड़ी बड़ी चीजें बनाओगे तो तुम ऐसे ही सेंसर यूज करते हो जो कम्युनिकेशन के टर्म्स में देता है. मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ. अगर तुम मार्केट में जाके 100 सेंसर खरीदोगे तो 100 में से 50-60 होंगे जो डिजिटल के टर्म्स में सीधे डेटा देते हैं, 20-30 होंगे जो एनालॉग देते हैं, और फिर बचे हुए हैं जो क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन टर्म्स में देता है. ठीक है, इफ यू बाय अ वैरायटी, मिक्स वैरायटी ऑफ सेंसर्स, तो एनालॉग रीड करने के बाद अब तुम्हें ये कैपेबिलिटी मिल गई है कि तुम्हें वैल्यू से वोल्ट मिल जाता है. और एक बार वोल्ट मिल गया तो डिपेंडिंग ऑन सेंसर यू विल फिगर आउट कि क्या करना है. तो ये टेम्परेचर सेंसर था, इसमें ये किया हुआ है. ठीक है, कुछ सेंसर्स में जैसे कि ADXL 335, बेसिकली दिस इज एक्सेलेरोमीटर. ये भी एनालॉग वैल्यूज देता है, 3 चैनल्स ऑफ एनालॉग. इसमें एनालॉग वोल्टेज टिल्ट के अकॉर्डिंगली वेरी करता है. ठीक है, जैसे ये सेंसर है तो यहाँ पे एक्स आउट, वाई आउट, जेड आउट, ये तीनों जो आउट दिख रहे हैं बेसिकली यहाँ पे तुम्हें एनालॉग वोल्टेजेस मिलेंगे. एंड बेस्ड ऑन द टिल्ट एंगल वो वोल्टेज कम या ज्यादा होगा. ठीक है, तो यहाँ पर तुम कैलिब्रेशन करोगे कि अच्छा मैंने 0 डिग्री पे रखा था तो ये एंगल आया था, 180 पे रखा था तो ये आया था, 0 पे रखा था तो ये वोल्टेज आया था. तो वोल्टेज को तुम एंगल से मैच करोगे. ठीक है, तो प्रोसेस सेम रहेगा, खाली फॉर्मूलाज चेंज होते रहेंगे. ये समझ में आ गया? Yes, sir. तो दिस इज लाइक डिजिटल थर्मोमीटर वाला पार्ट. ओके, अब एडीसी में किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है पूछो, एल्स विल मूव ऑन टू एलसीडी.
ओके देन, तो एडीसी के लिए हम इतने एक्सपेरिमेंट करने वाले थे, ये सारे खत्म हो गए। अब नेक्स्ट विल बी वी वांट टू यूज, अभी तक हमने डिस्प्लेज में सिर्फ एक ही डिस्प्ले यूज किया है जिसको हम सीरियल मॉनिटर बोलते हैं, सब कुछ उसी पे प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। बट डिसएडवांटेज जैसे कि हमने लाइन फॉलो रोबोट बनाया था, लाइन फॉलो रोबोट कहीं दूर घूम रहा था, तो फिर हमने ऐड कर लिया था ब्लूटूथ मॉड्यूल, ठीक है। तब ब्लूटूथ मॉड्यूल से हम सीरियल मॉनिटर पे देख पा रहे थे, तो वो जो केबल का डिसएडवांटेज था वो चला गया। बट अभी भी एक डिसएडवांटेज है, अगर लगे तो या ना लगे डजंट मैटर, कि लैपटॉप लग रहा है बार बार, ठीक है, कि रोबोट में क्या चल रहा है। लेट्स से रोबोट फॉरवर्ड बोल रहा है बट मेरा रोबोट बैकवर्ड जा रहा है, ये इनको मुझे सीरियल मॉनिटर देख के समझ में आ जाता है कि सीरियल मॉनिटर पे फॉरवर्ड प्रिंटेड है, फॉरवर्ड प्रिंटेड है मतलब रोबोट फॉरवर्ड जाना चाहिए था बट वो नहीं जा रहा, तो मैं लैपटॉप पे डिपेंडेंट हूँ ऐसे बेसिक डिबगिंग के लिए। दूसरा ऑप्शन है, हम इस टाइप की एलसीडी यूज कर सकते हैं और लैपटॉप को पूरे के पूरे सिस्टम से हटा सकते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ एलसीडी तुमने कहीं देखी है? एग्जैक्टली ऐसी तो नहीं। तो कैसी देखी है? सो यूजुअली जो या तो आप बसेस के पीछे जो होती हैं, या जो हाँ काफी सारी एलिवेटर्स में तो काफी बार 8 बिट यूज करते हैं। हाँ, एलसीडी तो एक बसेस के पीछे जो तुमने देखी है वो ये बोल रहे हो है ना, ये है डॉट Yes, मैट्रिक्स डिस्प्ले, ठीक है। तो ये एलसीडी नहीं है, एलईडीज है, बहुत सारी मैट्रिक्स के फॉर्मेट में अरेंज किया हुआ है, ठीक है। ये है एलसीडी, वर्किंग का डिफरेंस है, ठीक है। और एक और टाइप का डिस्प्ले, सब ये 3-4 टाइप के डिस्प्ले जो बहुत ही कॉमन है इन नॉर्मल डिवाइसेस। और नेक्स्ट है 7 सेगमेंट। एलसीडी कैलकुलेटर्स में कॉमन होता है। हाँ ठीक है, तो 7 सेगमेंट इस टाइप के डिस्प्ले तुमने देखे होंगे, सही है। यस सर। तो अब तुमने कैलकुलेटर बोला, तो कैलकुलेटर में ऐसा डिस्प्ले होता है इस टाइप का, थोड़ा सा कस्टमाइज। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी इजी हो गई है, तो लाइक कि एलसीडी डिस्प्लेज बहुत ही अलग अलग वेराइटीज में मिलते हैं, लोग बहुत ही अलग अलग वेराइटीज में यूज करते हैं, ठीक है। दिस इज द वन जो हमारे पास है आजकल। ओलेड डिस्प्ले आ रहे हैं, ओलेड एलसीडी का एडवांस वर्जन हो गया, ठीक है, जिसमें एलईडी पे शिफ्ट हो गया वापस से। तो बहुत सारे वेराइटीज ऑफ एलसीडीज आते हैं, जैसे कि तुम्हारे फोन में एलसीडी है क्या? आई थिंक हाँ ना, उसमें ओलेड ही। हाँ, तो आजकल वाले फोन में ओलेड्स आते हैं, क्यों? सर एमोलेड और पीओलेड शायद। तो क्यों क्यों एलसीडी और ओलेड अलग अलग चीज है कि एक ही है? तो अलग अलग है क्योंकि देखो साफ साफ वर्सेस में आ रहा है, और ठीक है ऐसे गूगल कर लेते हैं। तो मतलब ओलेड इज लाइक, ओलेड शुरू में था, अब एमोलेड आ रहा है, एमोलेड में और पावर सेक होती है डिस्प्ले। तो द प्रॉब्लम इज लाइक कि एलसीडी एक टेक्नोलॉजी है जिसमें लिक्विड क्रिस्टल यूज करते हैं। द वे इट वर्क थोड़ा सा स्लो होता है, ठीक है, रिफ्रेशिंग रेट कम होता है। तो आजकल के फोन में तुम देखोगे तो रिफ्रेशिंग रेट इज अ पैरामीटर, जो 3-4 साल पहले ऐसा कोई पैरामीटर होता ही नहीं था, ठीक है। अब रिफ्रेशिंग रेट बेसिकली क्यों बताते हैं, क्योंकि डिस्प्ले बहुत ही फास्ट रिफ्रेश हो सकता है, बहुत ही फास्ट डिस्प्ले कर सकता है। पहले वाले डिस्प्लेज ही स्लो थे, तुम्हारा प्रोसेसर कितना भी फास्ट हो जाए फास्ट डिस्प्ले कर ही नहीं सकता था, ठीक है। फास्ट मतलब एक पर्टिकुलर लेवल के बाद। तो नॉर्मल एलसीडीज में फंडा अलग था, ठीक है। ओलेट्स में, ओलेट का फुल फॉर्म एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, ओ से ऑर्गेनिक, ठीक है। फिर एमोलेड में एक्टिव मैट्रिक्स, तो मतलब ओलेट के अलग अलग टाइप आ गए, पी का भी मैं भूल गया कुछ, पैसिव ऐसा है, ठीक है। तो ओलेट्स में जब एलईडी यूज करते हैं तो बहुत ही फास्ट हो जाता है। अब पहले ओलेट क्यों नहीं आया, क्योंकि ऑब्वियसली इतने कम एरिया में हमारी एलसीडी की जितना स्क्रीन है, इतनी डेंसिटी में लाइट एलईडीज बनाना पॉसिबल नहीं था। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो गई, तो लिटरली ऐसा समझो कि तुम्हारे लैपटॉप का, सॉरी ये जो फोन की स्क्रीन है उसमें इतनी सारी एलईडीज हैं जितने पिक्सल का वो साइजिंग बताते हैं, ठीक है। शुरू में एलईडी मैन्युफैक्चर करना पॉसिबल नहीं था, बट लिक्विड क्रिस्टल से हो जाता था, ठीक है। तो डिस्प्लेस के टाइप हम लोग जो यूज करने वाले हैं वो ये एलसीडी है। द एडवांटेज ऑफ दिस एलसीडी इज कि इजी टू यूज है, कॉस्ट कम होता है, ठीक है, क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजी है। धीरे धीरे कुछ साल बाद
ये जितने में आता होगा उतने में ही ओलेड भी आने लगेगा। अभी अगर तुम ऊपर जाके देखो ओलेड का कॉस्ट 175, इसका कॉस्ट 117। इसमें तुम जितना प्रिंट करोगे लेंथ एंड साइज ज्यादा है, इससे थोड़ी छोटी है, ये 0.96 इंच का है, मतलब काफी छोटा है। ठीक है, तो ओलेड और इसका कॉस्ट कंपैरिजन करोगे तो अभी के लिए एलसीडी सस्ता है, अगले 2 साल और मोस्टली एलसीडी सस्ता रहेगा, फिर ओलेड सस्ता हो जाएगा। तो ऐसे एलसीडीज को यूज करते हैं। अब एक चीज और नोटिस कर लो अभी के अभी कि कंटिन्यूस डिस्प्ले नहीं है। ठीक है, ये एक डब्बा है जहां पे तुम डिस्प्ले कर सकते हो, उसके बाद छोटा सा गैप है 1 पिक्सल का, फिर डब्बा है, 1 पिक्सल का गैप है, फिर डब्बा है, तो यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इनको जनरली ऐसे 16x2 मतलब 16 कॉलम्स 2 रोज है। ठीक है, ऐसे अलग अलग साइजेस में आता है 16x1, 16x2 कि कितने कॉलम्स एंड रोज, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स डिस्प्ले कर सकते हो। ठीक है, ओलेड में भी कुछ लिमिट्स होती है, ओलेड में ऐसे कैरेक्टर्स की लिमिट नहीं होती। यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो 128x64 लिखा हुआ है, दिस इज नंबर ऑफ पिक्सल्स, तो पिक्सल्स की लिमिट है। ठीक है, दैट पिक्सल्स इज लाइक नंबर ऑफ एलईडीज, इतने रोज में और इतने कॉलम्स में इतनी इतनी एलईडीज है। ठीक है, कंट्रोल वाइज दिस इज इजियर देन ओलेड एज ऑफ नाउ। मतलब आइडियली तुम लाइब्रेरीज यूज करते हो तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट ईज के टर्म्स में एंड अभी के लिए रोबस्टनेस के टर्म्स में ये थोड़ा सा ज्यादा बेटर है इन टर्म्स ऑफ ओलेट्स। ओलेट्स थोड़े से सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे नॉर्मल सिस्टम्स, मतलब मान लो तुम्हें, या फिर ऐसे वाटर डिस्पेंसर मशीन, ऐसे कुछ भी रैंडम गूगल कर रहा हूँ, तो अगर कुछ मिलेगा तो उसमें डिस्प्ले है क्या। तो एक्चुअली इसमें डिस्प्ले है यहाँ पे, बट दिस इज अ वेरी कस्टमाइज डिस्प्ले। जनरली बड़े प्रोडक्ट्स में ऐसा होता है, जब तुम थाउजेंड की क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हो तो देन यू हैव एन ऑप्शन कि हर चीज को कस्टमाइज कर सकते हो। क्योंकि 1000 पीसेस, मतलब एलसीडी के मैन्युफैक्चरर्स को मैं कॉल करके बोल सकता हूँ कि भाई 1000 पीसेस एलसीडी खरीदनी है, बट मुझे इस पर्टिकुलर टाइप की एलसीडी चाहिए। ठीक है, तब वो मुझे मैन्युफैक्चर करके दे देगा। बट अगर मैं उसको बोलूंगा कि 10 पीसेस ऑफ एलसीडी चाहिए, तब वो मना कर देगा। ठीक है, वो बोलेगा भाई 10 पीसेस के लिए कस्टमाइजेशन नहीं होते, मार्केट में जो अवेलेबल है खरीद लो। ठीक है, तो ये सारे जो प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स होंगे उनमें तुम्हें जनरली कस्टमाइज ही मिलेगा, क्योंकि तब कस्टमाइज का कॉस्ट कम होता है। तुम्हें अगर 32 कैरेक्टर की डिस्प्ले की नीड है ही नहीं, तो फालतू में तुम क्यों महंगा खरीदोगे, तब तुम कस्टमाइज करवा लेते हो, कॉस्ट कम हो जाता है। बट इस टाइप का, फॉर एग्जाम्पल, ये किसी कंपनी ने बनाया होगा एंड 100% इसने 1000 पीसेस या 500 पीसेस नहीं बनाए होंगे, कम बनाए होंगे, तो इन्होंने वो एलसीडी यूज की है जो हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, ऐसे तुम्हें प्रोडक्ट्स में दिखेगा। कई प्रोडक्ट्स में तुम्हें ये ग्रीन वाले टाइप की एलसीडी दिखेगी, स्पेसिफिकली इंडियन सिनेरियो में इसमें जैसा दिख रहा है। वो जो बैकलिट में ग्रीन दिख रहा है ना, वो नॉर्मल एलसीडी है, हमारे पास जैसी एलसीडी है। ठीक है, दिस इज अगेन वन ऑफ द कैटेगरी। जैसे ये 3D प्रिंटर है, जस्ट मैं इमेज नीचे से ले लेता हूँ। इस इमेज में ऐसे दिख रहा है, मतलब उसमें दिख रहा था, बट वो लिंक ओपन करता कहीं और। ये भी है, ये भी है। तो मतलब यहाँ पे ये जो ये ब्लू ब्लू दिख रहा है, ये ब्लू कलर की एलसीडी है, हमारे जैसी है एग्जैक्टली। ठीक है, खाली हमारे केस में वो ग्रीन जलेगा, जब जलेगा तो ये बैकलिट जब जलेगी तो ब्लू जलेगी। ठीक है, ये वाले में उन्होंने बड़ा सा डिस्प्ले दे दिया है। ये किसका है, ये प्रिंटर नहीं लिखा। ठीक है, तो अब ये वाला भी हमारी एलसीडी है, एग्जैक्टली सेम हमारे जैसी एलसीडी आती है, खाली हम लोग के केस में कॉलम्स एंड रोज में डिवाइडेड है, इसे ग्राफिक एलसीडी बोलते हैं। तो हम लोग जो एलसीडी यूज कर रहे हैं, मैं पहले सर्च करके दिखाता हूँ, 16x2 एलसीडी, ये हमारी एलसीडी है। डिक्टो। ठीक है, इसी एलसीडी के बहुत सारे और वर्जन आते हैं, जैसे कि 20x4 एलसीडी, मतलब 20 कैरेक्टर्स, कॉलम्स और रोज। और एक एलसीडी आती है जिसे बोलते हैं ग्राफिक एलसीडी, ऐसी रहती है 128x64 एलसीडी, 3264 दिखाता हूँ, 64 एलसीडी, मतलब ये है, हाँ ये। ठीक है, ये भी सेम है। जैसे कि एलईडीज में तुम्हें हर एक क्या बोलते हैं, तो नॉर्मल डिस्प्ले जो अभी तक हम यूज कर रहे दिखा रहा था मैं, उन सब में कॉलम्स एंड रोज में डिवाइड कर दिया था, जिसकी वजह से कंट्रोल थोड़ा सा इजी हो जाता है। बट कभी कभी तुम्हें वो ऐसे डब्बे में नहीं डिस्प्ले करना, खाली टेक्स्ट डिस्प्ले नहीं करना, ऐसे लोगोज और इमेजेस डिस्प्ले करनी है, तब तुम्हें सारे पिक्सल का कंट्रोल चाहिए होता है। और वैसे केसेस में ग्राफिक एलसीडीज यूज करते हैं, फंडा सिमिलर होता है। इस केस में जो भी कंट्रोलर इसके पीछे होगा, उसमें तुम एग्जैक्टली बताओगे कि कौन से पिक्सल में क्या चाहिए।
और वो उसको ऑन ऑफ करेगा। ठीक है, तो वर्किंग सेम है, ये भी एलसीडी है, हमारे पास जो है वो भी एलसीडी है। हमारे वाले एलसीडीज में उन्होंने रोज और कॉलम्स के टर्म्स में डिवाइड कर दिया है। तो उस एलसीडी के पीछे जो भी कंट्रोलर होगा वो कंट्रोलर रोज और कॉलम्स को कनेक्ट करता है और तुमसे पूछता है बताओ क्या डिस्प्ले करना है, मैं वो कैरेक्टर डिस्प्ले कर देता हूँ। तो जनरली हम इस टाइप ऑफ एलसीडीज में कैरेक्टर डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, वी कैन कस्टमाइज कि ए में जहां पे जितना ए है उतने ए में क्या क्या और डिस्प्ले करना है, बट वी हैव ऑप्शंस ओवर दोज बॉक्सेस। बीच में जो गैप है उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो हर कैरेक्टर के बाद एक पिक्सल का गैप रहता है। ठीक है, तो अब ये एलसीडी यूज करनी है, तो मैं अब दिखाना चाहता हूँ कि 16x2 एलसीडी आर्डिनो। ठीक है, तो कनेक्शंस दिखाना है जैसे कि ये। ठीक है, और ये एक्चुअली हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा करेंगे। तो मतलब एक रेजिस्टेंस और एक पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, टू बी वेरी ब्रीफ एलसीडी को यूज करने के लिए। और वन मोर थिंग, इफ यू नोटिस इन दिस, यहाँ पे 4 वायर है, 4 पिन खाली है, यहाँ पर 8 वायर यूज किया गया है। तो ये ऑप्शन भी होता है कि तुम 4 वायर से कम्युनिकेट करना चाहते हो या 8 वायर से कम्युनिकेट करना चाहते हो, उसमें हम थोड़ी देर में आते हैं। बट ये सर्किट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ब्रेडबोर्ड पे बना लेते हैं, बट इतने सारे वायर्स हो जाएंगे, बहुत ही हेक्टिक हो जाएगा। तो उसको ईज करने के लिए वी हैव दिस, जिसको हम बोलते हैं एलसीडी ब्रेकआउट बोर्ड। ठीक है, तो इस एलसीडी ब्रेकआउट बोर्ड में इफ यू नोटिस एक रेजिस्टेंस और एक पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर रोटेट करके इसका कॉन्ट्रास्ट वेरी करते हैं। रेजिस्टेंस इज देयर क्योंकि इसके पीछे एक बैकलिट है। उस बैकलिट के लिए यहाँ पर अगर इफ यू नोटिस 2 टर्मिनल्स है जो ये पीछे से आ रहे हैं। ठीक है, पीछे से यहाँ से 2 टर्मिनल, यहाँ प्लस लिखा हुआ है या माइनस लिखा हुआ है, वहां से 2 टर्मिनल्स आ रहे हैं जो कि ऐसे बेंड होके इस व्हाइट बार, यहाँ पे जो व्हाइट बार है उसके अंदर जा रहा है। तो बेसिकली क्या है, वो व्हाइट बार कुछ भी नहीं है, बस एक ग्लास है। ग्लास के अंदर ये एलसीडी को एम्बेड करके लगा दिया है। एलईडी ऑन होती है, सॉरी एलसीडी में वो ग्लास में एलईडी को एम्बेड किया हुआ है, जिसके प्लस माइनस पिन को यहाँ सोल्डर किया हुआ है, जो कि यहाँ कहीं पे कनेक्टेड है। तो अब ऑब्वियसली उस एलईडी को आइडियली 5 वोल्ट दे दोगे और इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं हुआ तो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ के केस में, अब मुझे नहीं पता ये वाला रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है एसएमडी, वो इससे कनेक्टेड है कि नहीं है, बट उसके बगल में शॉर्ट वहां पे एक और रेजिस्टेंस की जगह है जो नहीं है। तो बहुत बार वो रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट नहीं करता, एक्सटर्नल एक्सपेक्टेड होता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल नहीं लगाया तो वो एलईडी धीरे धीरे हीटअप होकर खराब हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी एलईडी ग्लो करती है तो ये बैकएंड का ग्लास ग्लो करता है, बैकएंड का ग्लास ग्लो करता है, तो ये एलईडी का बैकलिट काम करता है। ठीक है, और उसके ऊपर फिर हमारा जो भी डिस्प्ले होता है तो क्लियरली अंधेरे में भी दिखाई देता है, अदरवाइज अंधेरे में दिखाई नहीं देगा। तो उसके लिए ये रेजिस्टेंस है जस्ट करंट ड्रॉप करने के लिए, एंड मोस्टली यहाँ पर जो वैल्यू लगी हुई है वो 68 ओम्स की है। ठीक है, तो वी आर नॉट ड्रॉपिंग टू मच ऑफ द करंट। तो 68 ओम लो वैल्यू रखने का पर्पज यही है कि जिस एलसीडी में यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस होगा उसके साथ भी चल जाएगा, जिसमें नहीं होगा उसके साथ भी चल जाएगा। ठीक है, जिसमें यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ब्राइटनेस थोड़ी सी कम होगी, इसमें थोड़ी सी ज्यादा होगी, जिसमें नहीं होगा। तो वी आर गोइंग टू यूज दिस सेटअप। अब इस सेटअप पे 2 पार्ट है। ठीक है, तो अब ये हम लोगों ने डिजाइन किया है। ठीक है, सो वेरी सिंपल सर्किट, पीछे से सारी पिन कनेक्टेड है, जहां पे जो होना चाहिए था बाकी आइटम कनेक्टेड है। ठीक है, वन एंड इज द पार्ट जहां पर आर्डिनो कनेक्ट करोगे, वन एंड इज जहां पे एलसीडी कनेक्ट करोगे। तो जहां पर एलसीडी कनेक्ट करोगे वहां पे एलसीडी लिखा हुआ है, एंड इट इज सपोज टू बी गो लाइक दिस। ऐसे तो जा ही नहीं पाएगा, इलॉजिकल है। ठीक है, तो ऐसे जब इंसर्ट होगा तो ये पोटेंशियोमीटर एक्सपोज रहेगा, ये वायर एक्सपोज रहेगा जहां पे आर्डिनो कनेक्ट करने वाले हो। तो अब इसको ऐसे सोल्डर कर दें तो कर दो, फिर वन टाइम यूजेबल हो जाएगा, फिर एलसीडी इसी के साथ हमेशा यूज करनी पड़ेगी, चल जाएगा। बट लेट से एलसीडी खराब हो गई तो फिर ये भी फेंकना पड़ेगा। ठीक है, या फिर ये खराब हो गया तो एलसीडी फेंकनी पड़ेगी, या फिर डिसोल्डर करना पड़ेगा। इतनी सारी पिन एक साथ सोल्डर हो गई है तो डिसोल्डर करना बहुत डिफिकल्ट है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल यूज दिस फीमेल हेडर। ठीक है, एलसीडी में इफ यू काउंट देयर इज 16 पिन, यहां से यहां तक पीछे लिखा रहता है कहीं पे, हाँ लिखा है 1 और यहाँ पे लिखा है 16। तो 1 से लेके 16 टोटल 16 पिन है, इसमें 40 पिन आता है। तो हम कट कर लेंगे जितनी हमें चाहिए, बचा हुआ फेंक देंगे या फिर नहीं यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस फीमेल हेडर को एक एंड से यहाँ इंसर्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, नाउ आई कैन सी कि इतने ही चाहिए। ठीक है, तो द वे टू कट द फीमेल हेडर इज कि जहां का पार्ट चाहिए उससे एक पिन एक्स्ट्रा रख के उस पिन को कट करो। ठीक है, तो मैं करके दिखाता हूँ, मेरे पास अभी निपर नहीं है तो मैं स्टिपर से कर रहा हूँ। आइडियली निपर से करना चाहिए था। तो अगर मुझे 16 पिन चाहिए एंड आई कैन सी, ठीक है, तो ये फ्लैट साइड है, इस फ्लैट साइड को मैंने इस होल से मैच किया, इंसर्ट किया।
नाउ आई कैन सी कि ये वाली पिन है जहां से मुझे चाहिए, तो उस पिन के बीच में नहीं कट करूंगा, उस पिन को कट करूंगा एक्स्ट्रा। 17 पिन को कट किया, 17 पिन को कट किया तो ये पिन वेस्ट हो जाता है। तो फीमेल हेडर में हमेशा कट करते टाइम एक पिन वेस्ट होगा, नहीं करोगे तो क्या होगा, 16 और 17 के बीच में काटोगे तो वो 16 खराब हो जाएगी और 17 दोनों खराब हो जाएगी। तो 16 17 दोनों खराब हो जाएगा, क्योंकि तुम सोच रहे थे कि बीच का एक पिन बचा लेता हूँ। तो 16 पिन छोड़ो, 17 को कट करो। जब तुम ऐसा कट करोगे तब तुम्हारे पास जो बचेगा वो 16 पिन होगा, और एक एंड पे ऐसा रफ सरफेस बचेगा जहां पे तुमने कट किया था। फाइल वाइल कर लो, और मेरे ख्याल से मैंने एक पिन एक्स्ट्रा काट दिया था, मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ। हाँ, तो मैंने एक पिन एक्स्ट्रा काट दिया है, 17 के बजाय मेरा 18 टच हो गया था, तो अभी मैंने 17 वाला भी कट कर दिया। एंड नाउ दिस इज हैविंग 16 पिन। इसको बैक साइड से इंसर्ट करना है, टॉप साइड से नहीं करना है। ठीक है, टॉप साइड से इंसर्ट करोगे फिर ऐसे इंसर्ट करोगे तो एलसीडी कैसे यूज करोगे, इस तरीके से नहीं। ठीक है, तो बैक साइड से इंसर्ट करोगे, ऐसे रेस्ट करोगे और फिर सोल्डर करना है। ठीक है, तो मैं सोल्डरिंग भी करके दिखाता हूँ। तो सोल्डरिंग आयरन ऑन करता है। इस वाले की सोल्डरिंग सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पिंस है पास पास में, बहुत बार सोल्डर करते टाइम ये दोनों शॉर्ट कर दोगे फिर काम नहीं करेगा। और मोस्टली लास्ट क्लास की जो एंड पिंस है वो वीसीसी ग्राउंड है, उनको शॉर्ट कर दिया, पावर ऑन किया, शॉर्ट सर्किट, एलसीडी खराब। सो वी डोंट वांट दैट। तो मैं एक का करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, इतना क्लियर है? यस सर। अच्छा, जब तक सोल्डरिंग आयरन हीट होता है तब तक मैं उसको मतलब वर्किंग ऑफ एलसीडी बताता हूँ। ठीक है, तो मतलब इन सिंपल लैंग्वेज ये एक सरफेस है। एलसीडी का फुल फॉर्म नहीं पता? बोलो बोलो। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। हाँ, ये अच्छा है। ठीक है, इसमें वो वाला नहीं है, तो मैं सिंप्लीफाई करके समझा रहा हूँ। नॉर्मली हमारे पास जो एलसीडी है वो कैसे काम करती है। ठीक है, मतलब बहुत सारे वेरिएंट्स आ गए हैं टेक। हमारे पास जिस टाइप की एलसीडी है उसका फंडा इज लाइक कि लेट्स से ये एक बैक सरफेस है। ठीक है, या फिर मैं साइड व्यू बताता हूँ, खाली साइड व्यू। ठीक है, पहले कि ये एक सरफेस है जो कि सर्किट है। इफ यू नोटिस अल्टीमेटली ग्रीन सर्किट के ऊपर एलसीडी माउंटेड है। ठीक है, तो ये साइड व्यू है, इसका टॉप व्यू अगर दिखाऊं तो बेसिकली इसमें ये डॉट्स हैं। एंड टू बी प्रिसाइज, जहां तक मुझे याद है ऐसे 5/8 का डॉट मैट्रिक्स है, 4 एंड ये 8, 5 8 5 8 का डॉट मैट्रिक्स है। जब तुम ए डिस्प्ले करते हो तो वो ए ऐसे कुछ डिस्प्ले करता है। तो अब ये ए डिस्प्ले करने का फंडा ऐसे तो नहीं करता है, एक्चुअली ऐसे करता है। ठीक है, और हमें ए दिखाई देता है। तो अब ये चीज होती कैसे है वो समझा रहा हूँ। ठीक है, तो बैकएंड में ऐसा सरफेस समझ लो जिसमें सारे के सारे डॉट्स हैं, उसके ऊपर तुम्हारा लिक्विड है या फिर क्रिस्टलाइन या जेली टाइप के फॉर्म में, लिक्विड क्रिस्टल बेसिकली जिसको बोलते हैं। तो एकदम पानी जैसा नहीं होता, क्रिस्टलाइन फॉर्मेट में होता है, और इसके अंदर वो क्रिस्टल्स हैं जो पोलराइज्ड है। ठीक है, तो अब यहाँ का एक डॉट, इस पे मेरे सर्किट का कंट्रोल है। ये इसको प्लस कर सकता है, मतलब पॉजिटिव वोल्टेज दे सकता है, 0 वोल्टेज दे सकता है। और यहाँ पर जो क्रिस्टल है पोलराइज्ड है, वो बेसिकली क्या होगा, लेट्स से अगर नेगेटिव पोलराइज्ड है तो क्या होगा, जैसे ही तुम इसको पावर दोगे क्रिस्टल इससे अट्रैक्ट करने लगेगा। ठीक है, तो होगा क्या, अब इस क्रिस्टल के नीचे जब ये सरफेस है, 1 2 3 4, ऐसे मान लो 4 डॉट का दिखा रहा हूँ। ठीक है, और ये क्रिस्टल के पार्टिकल्स हैं, पूरे इवनली स्प्रेड है। तुमने इसको पावर ऑन किया, यहाँ वोल्टेज दिया, जैसे ही वोल्टेज दिया ये सारे के सारे क्रिस्टल यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएंगे
और फिर वहां पे तुम्हें उस ब्लैक क्रिस्टल पार्टिकल की भीड़ दिखेगी और वो तुम्हें विजिबल हो जाएगा, जो कि पहले स्प्रेड आउट था तो तुम्हें दिख नहीं रहा था। जब वो उस छोटे से एरिया में वो सारे के सारे क्रिस्टल अरेंज हो जाएंगे तो हमें वो ब्लैक कलर का पार्टिकल दिखने लगता है। ठीक है, जैसे ही तुम वोल्टेज हटा देते हो फिर से वो सारे के सारे मिक्स हो जाते हैं क्रिस्टल में, और क्या होता है, वो डॉट गायब हो जाता है। तो इस अरेंजमेंट को बेसिकली इंप्लीमेंट किया गया है। अब कौन सा डॉट कब ऑन होगा, ठीक है, देखो stop से। तो अगर तुम इसके पीछे देखो तो इसके पीछे एक ये बड़ा ब्लैक एंड ये एक छोटा ब्लैक। ये ब्लैक ब्लैक क्या है पता है क्या, कभी देखा है? नो सर, कहाँ देखा है? नो सर, नहीं देखा। मारियो नहीं खेला तुम लोगों ने? नहीं सर। ठीक है, बैड लक। तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, ये वाला लॉजिकल है, ये वाला मेमोरी है। इसे बोलते हैं COB, सर्किट ऑन बोर्ड। मतलब इसी पीसीबी पे सर्किट को इम्प्लीमेंट कर दिया है। सर ये शायद टीवी रिमोट में देखा है हाँ, मोस्ट। टीवी रिमोट में देखा है। ऐसे सर्किट्स में देखोगे जो बहुत बल्क कैलकुलेटर में भी क्वांटिटी हो में। सकता है हाँ, मोस्टली। तो जो मतलब ये वाले कैलकुलेटर में नहीं मिलेगा, कौन सा इंजीनियरिंग वाला जो हम यूज करते हैं कैसियो वगैरह का। तो नॉर्मल कैलकुलेटर जो किराने की दुकान पे मिलता है उन सब में मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली कब यूज करते हैं ऐसा, जब जैसे एलसीडी, ये एलसीडी का मैन्युफैक्चरर को पता है कि लोग इस एलसीडी को यूज करेंगे, बल्क में बन सकता है। ठीक है, अब उसके पास ऑप्शन है कि इस आईसी में वो जो लॉजिक कौन सा डॉट कब ऑन होना चाहिए, ये सब कुछ करने के लिए कुछ लॉजिकल सर्किट लगेगा, तो वो उस लॉजिकल सर्किट के साथ देता है। तो अगर मैं बहुत क्लोज लेके जाऊं सो यू विल सी लॉट ऑफ ट्रैक्स कमिंग आउट ऑफ इट, और बहुत ही पतले 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 ट्रैक है। ठीक है, ये ट्रैक बेसिकली क्या है, इस लॉजिकल आईसी से आ रहे हैं, और ये मेमोरी वाला पार्ट है जो अल्टीमेटली इससे भी कनेक्टेड है। तो होता क्या है, तुम यहां से इसको लॉजिकल आईसी को कमांड देते हो कि ए डिस्प्ले करना है। इसके पास मेमोरी में सेव्ड है कि ए डिस्प्ले करने के लिए कौन कौन से डॉट्स को ऑन करना पड़ेगा। फिर ये उन सारे डॉट्स को, तो ये इतने छोटे छोटे वायर्स बेसिकली जा कहाँ रहे हैं, उन सारे डॉट्स को सीरीज और पैरेलल में मैट्रिक्स से कनेक्टेड है। तो एक रो हाई हो जाएगा, एक कॉलम हाई हो जाएगा, तो वो पर्टिकुलर डॉट हाई हो जाएगा, और वो पर्टिकुलर डॉट जैसे ही हाई हो जाएगा वहां पर गैदरिंग हो जाएगी और तुम्हें वो ब्लैक ब्लैक पार्टिकल दिखने लगेगा। ठीक है, तो सर्किट ऑन बोर्ड पे इसके अंदर जो एक्चुअल आईसी बनाते हैं और चिप पे फैब्रिकेट करते हैं वो सब कुछ इसी पे कर दिया है। फायदा क्या हुआ, कॉस्ट कम हो गया। ठीक है, और ऐसा जनरली तब पॉसिबल होता है जब लॉजिकल पार्ट छोटा है एज वेल एज बहुत ही बल्क में प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो एलसीडी, टीवी रिमोट, ये लिटरली बहुत ज्यादा बल्क में प्रोड्यूस होता है क्योंकि बहुत ही जनरलाइज डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो इससे कॉस्ट कम हो जाता है। अगर वही चीज ये आईसी लगाते हैं अलग से, तो एक्चुअली में अगर मैं दिखाऊं तो इसके अंदर जो लॉजिक है वो लॉजिक को पहले एक कंपनी ने एलसीडी हिताची, हिताची सुना है? यस सर। यस सर। तो हाँ, तो उन लोगों ने इस लॉजिक को डेवलप किया था, मतलब इस आईसी को शुरू शुरू में बनाया था। तो तब आईसी के फॉर्म में यूज करते थे। धीरे धीरे जब इसका पेटेंट एक्सपायर हो गया होगा, जो भी हो गया होगा, ओपन सोर्स हो गया होगा, मतलब ओपन सोर्स मतलब रॉयल्टी के साथ, तब ये लोगों ने अपने पास इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यही लॉजिक जो इस आईसी में लॉजिक फॉर्मेट फॉलो होता है वही पूरा का पूरा इसके अंदर इंप्लीमेंटेड है। ठीक है, तो ये लॉजिक मतलब ऐसा बोल सकते हो अंदर एक छोटा सा माइक्रो कंट्रोलर है। ठीक है, बट वेरी एप्लीकेशन स्पेसिफिक। तो ऐसी आईसी तुम्हारे उसके अंदर इंप्लीमेंटेड है। यहाँ पे सेगमेंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए डेटा पिंस, ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये आईसी वाला पार्ट तुम उस ब्लैक पार्ट को स्क्रैप करोगे तो ऐसा कुछ इंप्लीमेंटेड मिलेगा तुम्हें वहां पे ऑलरेडी। बट अब ये आईसी के फॉर्मेट में आता था, इसके अंदर का जो भी लॉजिक था वो पूरे का पूरा अंदर दे दिया। ठीक है, और ये आईसी जिस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल से कम्युनिकेट करेगा, मैंने डेटा सीट खोला है sparkfun.com से, यूएस की साइट है। ये लोग कंपोनेंट सेल करते हैं, बहुत सालों से बहुत कुछ कर रहे हैं, टीम अच्छी खासी है, लाइब्रेरीज बिल्ड करते हैं। तो इन्होंने बेसिकली एलसीडी की जो लाइब्रेरी डेवलप की होगी उस लाइब्रेरी को एक्सप्लेन करने के लिए डेटा सीट को सपोर्ट में डाला होगा कि ये लॉजिक के हिसाब से हमने लाइब्रेरी बनाई है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि तुम बेसिकली कम्युनिकेट कैसे करोगे, एबीसीडी कैसे बोलोगे। ठीक है, मतलब एबीसीडी बोलना मतलब अगर डिस्प्ले करना है तो क्या भेजना पड़ेगा, तो वो पूरा इस डेटा सीट में, जैसे ये कैरेक्टर सेट हो गया, ये उसकी मेमोरी में कहीं पे सेव्ड होगा। ठीक है, कि तुमने 4 बिट को ये दिया और बचे हुए 4 बिट को ये दिया तो ये 0 डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ लोअर, तो 8 बिट्स की डेटा 4 बिट्स में जाके कम्युनिकेट हो सकती है। तो लोअर 4 बिट अपर 8 बिट के कॉम्बिनेशन से ये सेट ऑफ कैरेक्टर डिस्प्ले होते हैं। ठीक है, तो
ये आईसी का पूरा लॉजिक हमारे उसके बैक साइड में इम्प्लीमेंटेड है, जिसकी वजह से कॉस्ट कम गया, अदरवाइज कॉस्टली होती है आईसी, आईसी नहीं, पूरी की पूरी एलसीडी। ठीक है, तो ऐसे काम करता है। अब मैं सोल्डर कर देता हूँ। तो अल्टीमेटली वो कंट्रोलर वोल्टेजेस को अक्युमुलेट, मतलब वोल्टेजेस को करके पार्टिकल्स को अक्युमुलेट करेगा। We'll bring it closer. और ये टेना था, इसको स्ट्रेट कर लेते हैं। तो एक बार ऐसे एक पिन को अटैच कर लो और अब फिर बैक साइड में देखना कि ये सीधा है कि टेढ़ा है। अगर टेढ़ा हुआ तो उसको फिर से हीट करके जब वो मेल्ट होगा तो सीधा कर लेना, और सीधा करने के बाद थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखना। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से अंगूठे से हिला सकता हूँ, इसको मेल्ट कर रहा हूँ और उसको अंगूठे से हिला के बेसिकली स्ट्रेट कर ले रहा हूँ। और एक बार स्ट्रेट हो गया, हटाया, थोड़ी देर के लिए रखा। अब इस एक पिन ने इस पूरे के पूरे फीमेल हेडर को स्ट्रेट रखा है, एंड अब मैं बाकी टर्मिनल्स को अच्छे से सोल्डर कर सकता हूँ। टेम्परेचर भी कम है आज, तो फैन बंद किया तो सोल्डरिंग अच्छी होगी। अच्छा, मैं बोल रहा था कि एलसीडी इज अ वेरी स्लो डिवाइस, क्योंकि जब तुम हाई बोलोगे तो वो क्या करता है, उस पर्टिकुलर पिन को हाई करता है। हाई करने के बाद थोड़े टाइम के लिए उसे वेट करना पड़ता है, क्योंकि वेट नहीं किया तो वो पार्टिकल को अकुमुलेट होने में टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो देर इज ऑलवेज दिस लॉजिकल डिले जो रखना ही पड़ता है, क्योंकि पार्टिकल्स तो स्लो है ना, वो धीरे धीरे आएंगे, केमिकल है। तो इट्स नॉट अ कंप्लीटली डिजिटल पार्ट। तो देर इज अ डिजिटल पार्ट जिससे वो तुमसे डेटा लेता है और पूछता है कि क्या डिस्प्ले करना है। फिर देर इज अ डिजिटल पार्ट जिससे वो वोल्टेजेस प्रोड्यूस कर देता है उन सारी जगहों पे जहां से एबीसीडी डिस्प्ले हो जाए। बट देन स्टार्ट द केमिकल पार्ट, कि अब पार्टिकल्स अट्रैक्ट होंगे और आएंगे। तो अब पार्टिकल्स अट्रैक्ट होने में अगर 1 मिली सेकेंड लग गया और तुम माइक्रो सेकेंड्स में कम्युनिकेट करके खत्म करके दूसरा डिस्प्ले कर दोगे तो गलत हो जाएगा। तुमने ए डिस्प्ले किया था, ए डिस्प्ले होने से पहले ही बी कर दिया, तो वो बी डिस्प्ले करने लगेगा, जबकि ए आना चाहिए था, आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम फास्ट कम्युनिकेट कर सकते हो बट वो केमिकल नहीं कर सकता। तो दैट्स वाई जनरली एलसीडी स्लो मानी जाती थी, और एलसीडी के रिप्लेसमेंट में एलईडी वाले डिस्प्लेज आए, जिसमें से ओलेड फेमस चल रहा है। पहले तो नॉर्मल एलईडी आया था, अगर तुम्हें टीवी याद हो तो पहले एलसीडी टीवी आती थी, एलसीडी टीवी के बाद नॉर्मल एलईडी टीवी आई थी। एलईडी टीवी के बाद अब सब ओलेड डिस्प्लेज और ये सारी आ रहे हैं। ओलेड का बड़ा साइज बहुत ही कॉस्टली होगा क्योंकि टेक्नोलॉजी रिसेंट है, तो मोबाइल फोन में आ रहा है, टीवी में अभी धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो एमोलेड और ऑर्गेनिक ओलेड, इसमें बेसिकली क्या होता है, तुम्हें एलईडीज को हमेशा ऑन नहीं रखना पड़ता, द वे दे आर डिजाइन। तो पावर कंजम्पशन बहुत ही कम होता है। ठीक है, इसलिए तुम्हारे बैटरी का बैकअप फोन्स में बढ़ गया है। पहले कम हुआ करता था, जब एलसीडी थी तो बहुत ही कम हुआ करता था। जितनी देर के लिए डिस्प्ले चालू कर रहा है उतनी देर कॉन्स्टेंटली सिमिलर अमाउंट ऑफ करंट डिसिपेट होता रहता था। आजकल ऐसा होता है कि रिफ्रेश करने के लिए पावर लगता है, ठीक है, और थोड़ा बहुत और पावर, मेंटेन कांस्टेंट मेंटेन रखने के लिए कम कम पावर लगता है। ठीक है, तो एक बार ये सोल्डर हो गया है अब ऑल द पिंस। फिर मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ विजुअली की कुछ सॉर्टेड तो नहीं है, नहीं है। ठीक है, सारी पिन के बीच में गैप्स हैं प्रॉपर। तो अब इसको मैं यहां इंसर्ट कर रहा हूं। पिन मैचिंग ऑलवेज प्रॉपरली करना फीमेल एंड हेडर में। एक पिन मिस होके इंसर्ट किया तो इंसर्ट हो जाता है, जैसे यहाँ पे किया तो भी इंसर्ट हो जाता है।
ठीक है, बट ये पिन मिस हो रही है, और ऐसा कुछ किया और वीसीसी ग्राउंड इधर उधर हुआ तो चीजें खराब हो जाएंगी। ठीक है, तो दिस इज डन। अब इसको आर्डिनो से कनेक्ट करना है। तो अब सोल्डरिंग इज डन, तो मैं सोल्डरिंग वायर निकाल लेता हूँ, आर्डिनो को सिनेरियो में लेके आता हूँ, एंड ओनली आर्डिनो, ब्रेडबोर्ड की नीड नहीं पड़ेगी बिकॉज कनेक्शन तो ऑलरेडी हो गए। और अब कनेक्शन करने से पहले व्हाट आई विल डू इज लाइक मैं यूएसबी से कुछ पावर करके दिखाता हूँ जो मैं इतनी देर से बता रहा था। ठीक है, तो आर्डिनो से मैंने यहाँ पे 5 वोल्ट और ग्राउंड कनेक्ट कर लेता हूँ, 5 वोल्ट एंड ग्राउंड। ठीक है, ब्लू इज 5 वोल्ट, यहाँ पे प्रिंटेड है ग्राउंड एंड वीसीसी, तो ग्राउंड इज ग्रीन, तो ग्राउंड को ग्राउंड दिया, ब्लू इज वीसीसी, वीसीसी को वीसीसी दिया, और अब यूएसबी केबल कनेक्ट करके कुछ दिखा रहा हूँ, बाकी कुछ भी नहीं कनेक्टेड है। जस्ट ग्राउंड इज ग्रीन, दिस इज 5 वोल्ट, हाँ ठीक है, और ये दिख रहा है क्या? यस पावर ऑफ कट ऑफ। ठीक है, so this green thing, and if you notice, कौन सा वायर है, जस्ट मैं वायर चेंज कर रहा हूँ, ये वही वायर है जो कल लगाया था पहले, फिर मैंने so if you notice this part green and मैक्सिमम ब्राइटनेस यहाँ से आ रही है, ये वो एलईडी है जहाँ से लाइट डिस्पर्स होके, तो बेसिकली बैकलाइट, तो अभी तक मैंने जो कंस्ट्रक्शन बताया था उसमें बैकलाइट को मैं अवॉइड करा था, तो बैकलाइट में बेसिकली क्या होता है, जस्ट एंड ग्लास के ऊपर एक रिफ्लेक्टिव सरफेस जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होके पूरे के पूरे एरिया में डिस्पर्स हो जाए। इससे क्या होगा, अब अंधेरे में देख पाएंगे, क्यों? क्योंकि जो भी डॉट्स दिखते हैं वो ब्लैक होते हैं। ठीक है, तो अब तुम अंधेरे में अगर मैं इसको हटा दूं, अब तुम देखो कुछ भी नहीं दिख रहा। ठीक है, और इसमें अगर ब्लैक डॉट्स हो भी तो भी ठीक से दिखाई नहीं देंगे। तो टू फैसिलिटेट दैट, जनरली ये बैकलाइट वाला पार्ट इंप्लीमेंटेड होता है हर एलसीडी वाले डिवाइसेस में। ठीक है, हर एलसीडी में बैकलाइट होता ही है। ओलेड वगैरह में बैकलाइट की नीड नहीं पड़ती क्योंकि एलईडी इटसेल्फ इज एमिटिंग द लाइट, तो तुम्हें लाइट दिखाई देता है। ठीक है, लाइट ऑन कर लेता हूँ। अब हुआ क्या है, बेसिकली इसमें जो लॉजिकल सर्किट है उसको भी पावर चाहिए रहता है, तो उसके लिए एलसीडी में हमारे पास पिन है वीसीसी एंड ग्राउंड, उससे इसको पावर मिलता है। एलसीडी के लास्ट के 2 पिन को हम जनरली वी प्लस एंड वी माइनस बोलते हैं, यहाँ पे प्रिंटेड है। सो इफ यू लुक एट द एलसीडी, यहाँ पे पिन का फॉर्मेट प्रिंटेड है। पिन नंबर 1 इज वीएसएस, पिन नंबर 2 इज वीसीसी, वीएसएस इज ग्राउंड, विच इज जहाँ पे हम 5 बोल देंगे, एंड लास्ट के 2 पिन फॉर ये 15 और 16, वहाँ पे एलईडी प्लस एंड एलईडी माइनस प्रिंटेड है, वो ये 2 एलईडीज को पावर देने के लिए है। ठीक है, तो आइडियली उनको अलग अलग से पावर देना पड़ता है, बट इस सर्किट में जहां पे हमने वीसीसी और ग्राउंड दिया, वहीं से ये रहा, कहा गया, ये रहा। ठीक है, तो ग्राउंड इज कॉमन टू एवरीवन, वीसीसी से इस पोटेंशियोमीटर को वीसीसी मिला है, वहीं से एक ट्रैक इस रेजिस्टेंस के पास गया, रेजिस्टेंस से एलईडी के वी प्लस के पास चला गया। ठीक है, तो उसी वीसीसी से इसको पावर मिल गया, अदरवाइज मुझे इसको ऑन करने के लिए यहाँ के एलईडी प्लस माइनस में पावर देना पड़ता था। ठीक है, तो ये ऑन हो गया। अब कम्युनिकेशन के लिए कनेक्शन बचे हुए हैं, तो उसको हम पहले देख लेते हैं कि एलसीडी के पिंस क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। ठीक है, अदरवाइज फिर एलसीडी इजी हो जाएगा क्योंकि हम कुछ लाइब्रेरी यूज करेंगे एलसीडी को कंट्रोल करने के लिए। लाइब्रेरी मतलब फंक्शन, फंक्शन मतलब काम इजी हो गया। ठीक है, तो हमारे पास जो एलसीडी है 16x2, इसके वर्जन आते हैं 16x1, 16x4, 20x1, 20x2, 20x4, 16 और 20, इसके अलावा 40 आता है। हाँ, 40x1, 40x2, 40x4, इतना मैंने देखा है, तो इसलिए मुझे ये याद है कि इतने वेरिएंट्स आते हैं। इन सब में जो हिताची का कंट्रोलर था ये सेम है, तो यूनिवर्सल कंट्रोलर डिजाइन है। ठीक है, मतलब हमारा जो एलसीडी का पीछे का लॉजिकल पार्ट है, इसमें कहीं लिखा हुआ है क्या, मतलब 80x8 बिट डिस्प्ले रैम। ठीक है, 4 बिट एमसीयू, 80x8 बिट डिस्प्ले है। हाँ, तो हम लोग का एलसीडी ये है 5x8 डॉट्स, 1 2 3 4 5 ऐसे, और 8 डॉट इधर। ठीक है, तो प्रोग्रामेबल है, मतलब तुम बताओगे तो ये हिताची का कंट्रोलर बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है,
5x8, 5x10, 5x8, 5x10 और नीचे एक और था, उन सबके लिए तुम प्रोग्रामेबल कर सकते हो कि कैसे कैसे क्या क्या डिस्प्लेस चाहिए, कैरेक्टर का फॉर्मेट क्या चाहिए, ठीक है, किस किस मोड में तुम बात करना चाहते हो। जैसे यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है 4-bit मोड, 8-bit मोड, ठीक है। तो और मैट्रिक्स लिखे हैं कहीं पे कितने, बेसिकली वो मैट्रिक के कनेक्शन पे रहेगा 39, 40, हाँ ये रहा, ये है 40, ठीक है। तो बेसिकली 40 मतलब मैं पिन दिखा रहा हूँ खाली, ये 40 पिन है, मतलब वो 40 रो 40 कॉलम्स और करस्पॉन्डिंग रोज को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। अब इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड कहीं पे लिखा होगा जो दिख नहीं रहा, बट ठीक है। तो अब जितने भी एलसीडीज आते हैं हमारे पास, ये जो भी मैं लिख रहा था, ये सारे के सारे एलसीडीज का कंट्रोलर सेम है, ठीक है, वही सेम आईसी है जो यूज होता है। जस्ट एक मिनट दो। ठीक है, मिल जाएगा। तो बेसिकली 16 क्रॉस 1 2 4, 20 क्रॉस 1 2 4, 40 क्रॉस 1 2 4, इन सबके लिए एक ही लॉजिकल आईसीज यूज करते हैं। और हमारे पास अगर 16 क्रॉस 2 एलसीडी है तो वो क्या अज्यूम करेगा, तुम्हारे पास 40 क्रॉस 4 एलसीडी है या फिर 40 क्रॉस 2 एलसीडी है, ठीक है। ऐसे कुछ लॉजिक को अज्यूम करके वो यूटिलाइज करेगा। तो अब ये दोनों एंड पे मतलब हार्डवेयर कैपेबल है, हार्डवेयर को तुम बता सकते हो कि मुझे कौन सी चाहिए, ठीक है। बट बाय डिफॉल्ट बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, उसको स्टैटिक करके भेज, मतलब मैन्युफैक्चरिंग एंड से अगर मैं एलसीडी मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ और मैं 3 टाइप के एलसीडी मैन्युफैक्चर करूँ, 3 टाइप के पीसीबी डिजाइन करूंगा, कॉस्टली हो जाएगा, वर्सेस एक ही टाइप का पीसीबी डिजाइन करो जो जनरली सबको सपोर्ट करे। तो हमारे केस में जनरली जो पीसीबी डिजाइन की है, जिस एलसीडी को हम यूज कर रहे हैं, वो जनरली 40 क्रॉस 2 या 40 क्रॉस 4 तक को सपोर्ट करता है। हम प्रैक्टिकल करेंगे कुछ कुछ चीजें तो हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक ये चीज है जो हमें याद रखना है, ठीक है। अब जस्ट हाँ, तो पिन्स हैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके 16 पिन्स हैं। नाम है वीएसएस या फिर ग्राउंड बोल लो, ग्राउंड, वीसीसी, वीईई, ठीक है। मतलब ये जो वीवी वीएस जनरली वीएसएस वीसीसी वीई लिखते हैं, ऐसे जनरली वीवी करके लिखते हैं, बिकॉज इट इज पॉसिबल कि तुम इस पर 0 वोल्ट के अलावा अलग वोल्ट भी दे सकते हो। ग्राउंड इज स्पेसिफिकली 0 वोल्ट, ठीक है। तो वो मेथड या फिर वो फंडा बताने के लिए जनरली वोल्टेज के अलग अलग नाम होते हैं। तो ये बीएसएस ग्राउंड है, बीसीसी है जहाँ पे 5 वोल्ट देंगे, वीई है जहां पर हम एक रेफरेंस वोल्टेज देंगे जिसके रिस्पेक्ट में वो उस पार्टिकल का कॉन्ट्रास्ट कि कितने पार्टिकल अट्रैक्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर वहां पे वोल्टेज ज्यादा है तो दूर दूर से पार्टिकल अट्रैक्ट हो जाएंगे, वोल्टेज कम है तो पास पास के ही पार्टिकल अट्रैक्ट हो जाएंगे, उसके बेसिस पे उसका कॉन्ट्रास्ट डिसाइड होगा, ठीक है। तो ये वो पिन है जहां पर हम लोग पोटेंशियोमीटर से एक वोल्टेज डिफरेंस वोल्टेज की तरह देंगे, ठीक है। फिर बीएसएस वीसीसी हो गया, फिर आरएस है, इनेबल है, आरएस इनेबल, फिर डी राइट है, ठीक है। फिर इसके बाद D0 से D7 डेटा पिन है, इसके बाद V प्लस एंड V माइनस। तो ऐसे 16 पिन होती हैं हमारे एलसीडी में, और इसको हम एक बार जाके देखते हैं यहाँ पर भी। तो ये हमारे एलसीडी के पिन हो गए, इसलिए मुझे कॉपी करना चाहिए, ठीक है। VSS इज द वन जो ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो अब हमारा सर्किट बहुत ही सिंपल है, ग्राउंड इज कनेक्टेड टू ग्राउंड, 5 वोल्ट एक रेजिस्टेंस के थ्रू एलईडी के पास गया है 68 ओम का, तो दैट उसको भी पावर मिल जाए। तो तुमने सिर्फ यहाँ पर 5 वोल्ट
एंड यहाँ पर ग्राउंड कनेक्ट किया तो एलईडी को भी प्लस माइनस मिल जाएगा। अब इसके अलावा यहाँ पर है एक कॉन्ट्रास्ट कंट्रोल जिसको बीई बोलते हैं। इसमें हमारे केस में देयर इज अ पोटेंशियोमीटर जिसके एक टर्मिनल को 5 वोल्ट दिया, दूसरे टर्मिनल को ग्राउंड दिया एंड थर्ड टर्मिनल से तुम्हें वो रेफरेंस वोल्टेज मिल रहा है जिसे तुमने बीई को दे दिया। तो आप पोटेंशियोमीटर रोटेट करोगे तो रेफरेंस वोल्टेज चेंज होगा, कितना कॉन्ट्रास्ट आना है वो डिसाइड होगा। ठीक है, इसके बाद एक पेन है जिसका नाम है रजिस्टर सिलेक्ट रीड राइट इनेबल। तो मैंने इनेबल और रीड राइट को वो कर दिया था। तो रजिस्टर आरएस बोलते हैं, आरएस रजिस्टर सिलेक्ट रीड राइट एंड देन इनेबल। ठीक है, ये 3 पिन है जो कुछ कुछ करती है। उसके बाद ये 8 पिन है जो डेटा पिन है, टोटल 16 पिन। तो अब आरएस के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, उससे पहले रीड राइट और इनेबल। तो इनेबल इज सिंपल कि अगर 5 वोल्ट देके रखा है तो एलसीडी में डिस्प्ले करना लॉजिकली पॉसिबल है। 0 वोल्ट दे दिया तो डिसेबल्ड है, एलसीडी पे डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, मतलब एलसीडी को इनेबल करके रखा तो ही जो भी डिस्प्ले चीज है वो दिखाई देगी। डिसेबल कर दिया तो कुछ डिस्प्ले चीज थी भी तो नहीं दिखाई देने वाली। ठीक है, तो दिस इज हाउ इनेबल डिसेबल वर्क्स। तो इनेबल डिसेबल इज लाइक कि तुम लोग ने अगर ड्रामा देखा होगा तो ड्रामा में पर्दा होता है। ठीक है, तो हो सकता है कि ड्रामा का जो भी कैरेक्टर्स वगैरह हो वो सब पर, तो जनरली होता भी ऐसा ही है ना कि वो लोग आके पहले खड़े हो जाते हैं, पूरा सेटअप कर देते हैं, फिर पर्दा उठता है। पर्दा उठता है तो तुम्हें एग्जैक्ट वो सेटअप दिखता है जो होना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि कोई आ रहा है चेयर रखता है फिर वो आके खड़ा हुआ, ऐसा दिखेगा तो क्या होगा, मजा नहीं आएगा। तो इस एलसीडी में भी वही लॉजिक फॉलो करते हैं क्योंकि डिस्प्ले स्लो है और पता चला तुम्हें ऐसा डिस्प्ले होता हुआ दिख रहा है तो कस्टमर को फीलिंग अच्छी नहीं आएगी। तो होता क्या है, कंट्रोलर पहले पूरा का पूरा जो भी डिस्प्ले करता है वो डिस्प्ले कर देता है, उसके बाद इनेबल को इनेबल करता है, तब जाके वो पूरा का पूरा एज इट इज डिस्प्ले हो जाता है। उससे पहले वो डिसेबल करके रखता है। तो अगर मैंने उससे बोला कि मैगजीनिया डिस्प्ले करो तो पहले मैगजीनिया के सारे कैरेक्टर्स को यहाँ पे लाएगा और मैगजीनिया प्रिंट कर देगा। तब तक ये डिसेबल रहेगा तो तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा, सारे के सारे डॉट्स इनेबल रहेंगे, जस्ट वोल्टेज नहीं आया। तो उसने सारा लॉजिक लगा लिया है कि कहाँ कहाँ पे वोल्टेज जाना है। ठीक है, और सडनली वो इनेबल करेगा, सारे के सारे वोल्टेजेस अपीयर हो जाएंगे और सारे के सारे पार्टिकल्स आ जाएंगे। तो तुम्हें लैग ऐसा नहीं दिखेगा कि पहले एम आया फिर ए आया फिर के आया फिर एक्स आया, तो ये लैगिंग नहीं दिखने वाला। ठीक है, तो उसके लिए जनरली इनेबल इज देयर। देन RW इज रीड एंड राइट। तो अब होता क्या है, इस लॉजिकल बंदे को तो पता है ना कि चीजें स्लो है। अब तुम अपने माइक्रो कंट्रोलर में बोलोगे ए प्रिंट करो, 10 माइक्रोसेकंड के बाद सडनली तुमने बोला कि बी प्रिंट करो, तो एलसीडी पे ए प्रिंट होने में ही अगर 1 मिलीसेकंड लग रहा है तो 10 माइक्रोसेकंड बाद बी बोल के कोई फायदा ही नहीं है, पहला कैरेक्टर डिस्प्ले ही नहीं हुआ। तो ऐसे क्या बोलेंगे, लॉजिकल कम्युनिकेशन को मैनेज करने के लिए यहाँ पे रीड और राइट का ऑप्शन है। मतलब तुम इसको बोलो कि ए प्रिंट करना है, तुमने बोला राइट, राइट करके ए डिस्प्ले करने के लिए बोल दिया। फिर इससे पूछो रीड करो कि हो गया क्या, ये बोलेगा नहीं। फिर पूछोगे हो गया क्या, ये बोलेगा नहीं। फिर पूछोगे हो गया क्या, ये बोलेगा नहीं। तो इसको बेसिकली क्या बोलते हैं कि तुम इसको पिंग कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, कॉल कर करके बार बार पूछ रहे हो कि भाई हुआ क्या। एक टाइम आएगा जब हो चुका रहेगा तभी बोलेगा हाँ हो गया। ठीक है, तो जब हो गया उसके बाद तुम बी भेज सकते हो। समझ में आया? तो जनरली इस टाइप का कम्युनिकेशन का किया जा सकता है इस एलसीडी के साथ, कैपेबिलिटी है। बट हमें ये फैक्ट तो पता है कि स्लो है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये रीड एंड राइट की पिन में अगर 5 वोल्ट दिया तो रीड होता है, 0 वोल्ट दिया तो राइट होता है। ठीक है, अब रीड राइट दोनों इसी डेटा पिन से ही होता है। ठीक है, तो थोड़ी देर में उस पर आता हूँ। तो रीड एंड राइट वाली पिन खाली ये बताती है कि तुम रीड करना चाहते हो या राइट करना चाहते हो। तुमने 0 वोल्ट दे दिया तो वो वेट करता है कि तुमने जो भी वोल्टेज दिया होगा वो अंदर जाए। उसको अगर 5 वोल्ट दे देते हो तो वो क्या करता है, अंदर से कुछ वोल्टेजेस प्रोड्यूस करता है इन 8 पिन पे। तुम इसको रीड करके फिगर आउट करो कि काम हो गया है कि नहीं हो गया है, ऐसे कुछ चीजें करता है। ठीक है, तो हमारे केस में हम इसको डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्ट कर रहे हैं, रीड एंड राइट को। एंड हम बोल रहे हैं कि हमें पता है स्लो है, तो हम ए लिखने के बाद 1 मिलीसेकंड का डिले दे देंगे। ठीक है, उसके बाद ही भी बोलेंगे। इससे फायदा क्या हुआ, मेरी एक पिन बच गई आर्डिनो की। तो ये एक पिन अदरवाइज मैं आर्डिनो के किसी पिन से कनेक्ट करता और वहां पे मेरे कोड से उससे हाई लो करता। बट अगर जिस मोमेंट पे मैंने इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया तो अब ये फिक्स हो गया कि मैं हमेशा राइट करूंगा, रीड नहीं करूंगा। बट उस पूरे पिन का लॉजिक यही था कि वेट करना है, तो मैं अपने कोड में वेट कर दूंगा। ठीक है, और वेट करने का लॉजिक ये भी बनता है कि जनरली तुम डिस्प्ले करने के बाद सडनली चेंज करते भी नहीं हो, यूजर को थोड़ा टाइम देते हो सो दैट उसको डिस्प्ले हो, जैसा हमने एलईडी ब्लिंक के लिए किया था। अगर तुम वो डिले हटा दो तो यूजर को डिस्प्ले होगा ही नहीं। तो अगर डिस्प्ले करवाना है तो थोड़ा टाइम वेट किया तो भी चलता है, क्योंकि ऑलरेडी एलसीडी स्लो है। तो इसलिए हम लोग बेसिकली
RW को ग्राउंड से कनेक्ट करके छोड़ देंगे, ठीक है। फिर एक पिन है RS। RS बेसिकली ये बताता है कि जो भी यहाँ पर वोल्टेजेस हैं, यहाँ पे जो भी डेटा है ये 8 पिन पे, वो डेटा है या कमांड है, ठीक है। डेटा मतलब अगर मैंने 0 बोला तो 0 प्रिंट करना है, या फिर 0 का मतलब LCD की पूरी डेटा को क्लियर करना है, ठीक है। मतलब LCD में तुमने जो भी पुराने कैरेक्टर्स किए होंगे उन सारे डॉट्स को अब इरेज कर दो, नहीं चाहिए, ठीक है। या फिर कर्सर को यहां से यहां मूव कर दो। तो अब यहां से यहां मूव करना इज अ कमांड, ये प्रिंटेबल कैरेक्टर नहीं है, ये कमांड है कि बेटा यहां से यहां मूव करो। वर्सेस की डिस्प्ले ए, तो डेटा और कमांड ये दो टाइप के कम्युनिकेशन कर सकते हैं हम इस LCD के साथ, और वो दोनों को बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए RS वाली पिन होती है, ठीक है। तो जनरली कुछ सेट ऑफ कमांड्स हैं। लेट्स से अगर मैंने सब कुछ 0000 कर दिया तो मतलब क्लियर कर दो, 00001 कर दिया तो मतलब कि कर्सर को मूव करना है। इसके बाद 001 के बाद मैं भेज रहा हूं तो मैं 003 और 5 ये दो नंबर भेज रहा हूं, मतलब कर्सर को 3 तो नहीं, मान लो 1 एंड 5, मतलब कर्सर को फर्स्ट रो में 5th कॉलम में डाल दो। तो ऐसे कुछ कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल डिफाइन होते हैं इसमें, जिसमें RS वाला पिन हमें लगेगा क्योंकि हम क्लियर करना चाहेंगे। तो लेट्स से कमांड भेजना चाहता है, कमांड भेजना चाहते हैं तो मैंने इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, और अब मैं 0 भेजूंगा तो बोलेगा अच्छा क्लियर करना चाहते हो। वर्सेस इसको अगर मैंने 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया तो बोलेगा अच्छा डेटा, कमांड नहीं है डेटा है, 0 मतलब 0 डिस्प्ले करना है तो 0 डिस्प्ले कर देगा। तो ऐसे ये LCD का बेसिकली लॉजिकल पार्ट काम करता है, ठीक है। तो अब इस LCD में ये ऑप्शन भी दिया हुआ है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 पिन आर्डिनो से कनेक्ट करो और एक बार में 000000000 भेज दो, या फिर तुम सिर्फ 4 पिन यूज करो। और ये जो 8 बिट्स है इनको पहले हाई वाले फिर लो वाले ऐसे 2 पार्ट्स में करके भेज देना। फायदा क्या हुआ, ये 4 वायर बच गए माइक्रो कंट्रोलर के, अदरवाइज ये 4 वायर बेवजह वेस्ट हो जाते। तो अब अज्यूम करो कि तुम लाइन फ्लोर बना रहे हो, लाइन फ्लोर में 4 वायर तो मोटर के लिए लगेंगे, 2 वायर IR सेंसर के लिए लगेंगे। अगर 8 पिन इस LCD ने कंज्यूम कर लिया, फिर एक यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे 10, तो 10 + 2 + 4 18 पिन तो यूज हो गए। अब इसके बाद अगर तुम्हें 2-3 चीजें और कनेक्ट करनी है, 3-4 सेंसर, तो पिन ही नहीं बचे। वर्सेस कि तुम्हें ऑप्शन दिया है कि रीड एंड राइट को ग्राउंड से कनेक्ट कर दो, यहाँ पे सिर्फ 4 ही पिन यूज करो, तो LCD में टोटल 5 पिन यूज होगी। तो 5 पिन यूज होगी तो अभी तुम्हारे पास सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ पिन बचे हुए हैं। कितने हुए हैं? 5 5 10 से 11, 9 पिन अभी भी बचे हुए हैं, जिसमें तुम और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। तो पिन बचाना इज अगेन अ मेजर एफर्ट इन जनरल माइक्रो कंट्रोलर्स में। तो इस LCD में 4 बिट मोड और 8 बिट मोड है। हम लोग जनरली 4 बिट मोड में यूज करते हैं। 4 बिट मोड और 8 बिट मोड में क्या फर्क पड़ेगा, देखो अगर एक साथ डेटा भेज दिया तो मान लो 10 माइक्रोसेकंड में सब चला गया, इसको 2 पार्ट में भेजा तो 20 माइक्रोसेकंड में चला गया, ठीक है। तो अगर 8 बिट मोड यूज करते हो तो ये 10 माइक्रोसेकंड बच गया। बट LCD में डिस्प्ले करने के लिए कुछ मिलीसेकंड के लिए वेट करना ही पड़ रहा है। अब उसके कंपैरिजन में ये 10 माइक्रोसेकंड बचा के क्या ही मिला, कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा 4 बिट मोड यूज करो, 4 पिन बचा लो, ठीक है। तो दिस इज हाउ पिन फंडा विल वर्क। तो पिन का फंडा क्या होगा, यहाँ पे ग्राउंड, यहाँ पे 5 वोल्ट, यहाँ पर रेजिस्टेंस के बाद 5 वोल्ट, यहाँ पर ग्राउंड, ठीक है। रीड राइट को हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है। ये आर्डिनो की किसी पिन मान लो 10, अभी रैंडमली बोल रहा हूँ, फिर इनेबल आर्डिनो की किसी पिन मान लो 11, एंड फिर 4 बिट डेटा मोड में ये 4 पिन यूज करनी पड़ती है। तो ये हो गया मान लो 5 6 7 8, तो टोटल 6 पिन यूज होगी। इनेबल के लिए भी एक पिन लगेगा, सो दैट वी विल बी एबल टू मैनेज दैट कि डिले ना दिखे। तो LCD में ये 6 पिन इस तरीके से कनेक्ट होगी आर्डिनो से, बाकी सारी इंटरनली LCD में कनेक्टेड है, तो हम खाली VCC एंड ग्राउंड कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब कोड वाले पार्ट पे आते हैं। तो फाइल्स, एग्जांपल्स, यहाँ पर लिक्विड क्रिस्टल करके बाय डिफॉल्ट लाइब्रेरी है, और उसमें हम ब्लिंक ले लें क्या, हाँ ठीक, तो ब्लिंक ओपन कर लेते हैं। और इस ब्लिंक में चीजें लिखी हुई हैं ऊपर कमेंट में, ठीक है, कि लिक्विड क्रिस्टल ब्लिंक का एग्जांपल है। डेमोन्स्ट्रेट्स द यूज ऑफ 16x2 LCD डिस्प्ले, वर्क्स विद LCD डिस्प्ले दैट इज कंपैटिबल विद हिताची का जो भी मैंने ड्राइवर दिखाया था, हमारा वाला उसी से कंपैटिबल है। मतलब हमारे वाले में IC वो यूज नहीं किए, बट लॉजिकल सर्किट का एग्जैक्ट सेम उसका कॉपी किया हुआ है, तो उससे कंपैटिबल है, चल जाएगा। देयर आर मेनी ऑफ देम आउट देयर, बट यू कैन यूजली टेल देम बाय 16 पिन इंटरफेस, मतलब जो भी 16 पिन की LCDs होंगी वो सब कंपैटिबल होंगी, ठीक है। हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा, उसके बाद कर्सर ब्लिंक करेगा।
और यहाँ पे कनेक्शन दिया हुआ है कि RS को कनेक्ट करो पिन नंबर 12 से, इनेबल को कनेक्ट करो पिन नंबर 11 से, D4 5 6 7 को 5 4 3 2 से कनेक्ट करो, RW को ग्राउंड से कनेक्ट करो, और यहाँ पे बोल रहा है 10 के रजिस्टर लगा देना 5 वोल्ट, और जो VO पिन मतलब वाइपर मतलब पोटेंशियोमीटर मतलब VE पिन बेसिकली, हम लोग के केस में ऑलरेडी वहाँ पे पोटेंशियोमीटर है, ये बोल रहा है फिक्स रेजिस्टेंस लगा देना, हम लोग बोल रहे हैं कि हमने क्या बोलते हैं पोटेंशियोमीटर लगाया हुआ है, तो हम वेरी बिगर फाइल। उसके बाद यहाँ पे किसने लिखा था, कब लिखा था, तो अब इसमें से ये पिन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है तो वो छोड़ देता हूँ, बाकी सारा कमेंट आउट कर देता हूँ। अब पिन वाले पार्ट को उन्होंने यहाँ पे वेरिएबल में भी लिखा ही है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस कमेंट को भी डिलीट कर दे रहा हूँ। अब ये एक्सटर्नल लाइब्रेरी है, आर्डिनो के बाय डिफॉल्ट में शुरू में एलसीडी का कंपैटिबिलिटी का कुछ नहीं था, बट ये बहुत ही कॉमन मतलब क्या बोलेंगे पार्ट है जो मैक्सिमम लोग यूज करते ही हैं, तो बहुत लोगों ने इसको यूज करना शुरू किया, फिर किसी ने इसकी अच्छी खासी लाइब्रेरी डेवलप कर दी, उधर नाम लिखा हुआ था किस किसने किया था, फिर धीरे धीरे आर्डिनो ने इसको ऑफिशियल वर्जन में इंक्लूड कर लिया, तो तुम्हारे लाइब्रेरी ये वाली इंस्टॉल होके आती है, ठीक है। IR वाली लाइब्रेरी मोस्टली तुम्हें डाउनलोड करनी पड़ी होगी या फिर नहीं पड़ी होगी, डिपेंडिंग ऑन कि अब होता है कि नहीं होता, बट लिक्विड क्रिस्टल बाय डिफॉल्ट आने लगी। बट ये एक्सटर्नल लाइब्रेरी है, वो इंडिकेट करने के लिए वो इसको ये सेकंड हाफ में आते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो नंबरिंग हाफ है वो ओरिजिनल डिफॉल्ट लाइब्रेरीज है, सेकंड हाफ में एक्सटर्नल लाइब्रेरी, तो ये लिक्विड क्रिस्टल वाली लाइब्रेरी है जो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होके आती है, ठीक है। आप किसी भी पिन से कनेक्ट कर सकते हो, इस एग्जांपल में उन्होंने RS को 12 से कनेक्ट किया, इनेबल को इससे किया है, मैं एक काम करता हूँ साथ साथ में कर देता हूँ सब कुछ, इतना दूर दूर क्यों करना, 9 फिर ये 8 फिर ये 7, ठीक है। ओ ठीक है, तो एक चीज मुझे याद आई तो मैं यहीं पर डिस्कस कर लेता हूँ। तो पिन ऐसा है, ये RS है, फिर ये इनेबल है, फिर ये है 4 5 6 7, ठीक है। तो मैंने 12 11 10 9 8 7 कनेक्ट किया, तो सब एक्सेस सीधे सीधे होंगे। मैंने अगर ये उल्टा लिख दिया होता 7 8 9 10, तब ये क्रॉस करके करना पड़ता, इधर का वायर इधर जाता फिर इधर जाता, ऐसे कुछ होता, ठीक है। तो अभी मुझे याद था इस पर्टिकुलर लॉजिक के हिसाब से, प्लस मैंने बोला कि बीच में इतना गैप इतना दूर, ये सब लॉजिक मैंने क्यों लगाया कि वायरिंग ईजी हो जाए, सारे चिपक चिपक के रहे, एक के बाद एक कनेक्ट करना पड़े, वायरिंग का कोई चीज मिस ना हो, तो इस हिसाब से अब मैं कनेक्शन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो कितने 6 मेल टू फीमेल वायर लगेंगे, आर्डिनो में मेल साइड एंड इसमें फीमेल साइड, और इसके अलावा 2 पावर के लिए तो लगने ही वाले हैं, ठीक है। तो अब मैं ये यूज करूँ कि नहीं करूँ, कर लेते हैं, नहीं चलेगा तो चीज नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास 4 2 6 वायर्स हैं, एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज 8 9 10 11 12 13 12 11 10 9 8, ये मैंने काउंट किया, और सारे के सारे पहले वायर्स को कनेक्ट कर देता हूँ मैं, फिर एक एक करके इंसर्ट कर लूंगा। ठीक है, तो यहीं पे सारे के सारे वायर्स फिट हो गए। अब 13, अच्छा 13 तो है ही नहीं कोड में, 13 नहीं है तो 13 लिख देते हैं। तो अब मैं कोड में चेंज कर रहा हूँ, बेसिकली 13 नहीं होने का डिसएडवांटेज क्या है, 7 ये गैप के बाद है, तो इस वाले वायर को यहाँ कनेक्ट करना पड़ेगा एक जंप करके, और यहाँ पर ये सारे एक साथ है। मैं एक काम कर रहा हूँ, कोड में उसको 13 कर देता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। 13 से शुरू करते हैं, 13 से शुरू किया तो सारे के सारे एक ही स्लॉट में आ जाएंगे। थर्टीन से 8 तक, 7th वाली पिन ये अदरवाइज अगले स्लॉट में जाती है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली इस वाले वायर को निकाल के यहाँ पे बीच में गैप है उसके बाद यहाँ कनेक्ट करना पड़ता, ठीक है। तो मैंने 13 से 8 के बीच में कनेक्ट कर दिया है। अब RS इज जस्ट मिनट, मैं कोड खोल लेता हूँ, RS इज 13, इनेबल इज 12। अब मेरा यहाँ पर 13 इज ग्रीन एंड पुट 12 है, तो ग्रीन इज 13, तो ग्रीन को मैं, अच्छा एक चीज और, इसमें मतलब हमारे केस में इस LCD के सर्किट में 13th वाली पिन ऑफ दिस इज बाय डिफॉल्ट कनेक्टेड टू ग्राउंड, जहाँ तक मुझे याद है। देखो RW इज बाय डिफॉल्ट कनेक्टेड टू ग्राउंड, तो उसको कनेक्ट करने के लिए मुझे नहीं करना पड़ेगा, तो LCD ब्रेकआउट बोर्ड में वो मैनेज किया हुआ है, तो मुझे RW के लिए वायर नहीं लगने वाला,
ठीक है। अदरवाइज नॉर्मली तुम ब्रेडबोर्ड पे कनेक्ट करते हो तो RW को भी वायर से कनेक्ट करना पड़ता। ठीक है, तो मैं सीधे कनेक्ट कर रहा हूँ। RS ऑलरेडी VEE ऑलरेडी इससे कनेक्टेड है, VE के बाद RS है तो वो पिन छोड़ा, फिर इसके बाद RW है वो पिन छोड़ा, फिर इनेबल कनेक्ट किया। ठीक है, फिर 4 पिन छोड़ के D4 D5 D6 D7, जो कि मेरे D4 इज 11th वाले पिन वायर को यहाँ से लिया सीक्वेंस में, ये है ब्राउन 11, इसको D4 में कनेक्ट करना है। तो ये है D0 1 2 3 4, तो ये D4 हो गया, फिर D5 हुआ, D6 हुआ एंड D7 हो गया। फिर लास्ट में V प्लस और V माइनस को भी कनेक्ट नहीं करना है क्योंकि पीसीबी में ही उसका कनेक्शन हुआ है। ठीक है, तो RW को ग्राउंड पीसीबी से मिला है, VE को वेरिएबल पोटेंशियोमीटर से VE मिल गया है, V प्लस V माइनस को इसी सर्किट से V प्लस V माइनस को 5 वोल्ट एंड ग्राउंड मिल गया है। बाकी ये D0 से D3 तो हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये कनेक्शंस हो गए। ठीक है, इतने कनेक्शन करने हैं। और अब मैं इसको थोड़ा और फास्ट ले आता हूँ, दैट दिखाई देगा अगर कुछ प्रिंट होगा तो। अब स्क्रीन शेयर किया, कनेक्शन समझ में आ गया? एनीवेयर कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। विश्वन तुम अकेले ही बचाओ। ठीक है, तो मैं कोड अपलोड करता हूँ। पोर्ट 466 पे कनेक्टेड है इस बार, तो इट्स लाइक मेरे लेफ्ट साइड में 2 पोर्ट्स हैं, नीचे कनेक्ट किया तो 6 हो जाता है, ऊपर कनेक्ट किया तो 4 हो जाता है। तो नीचे वाले में कनेक्टेड है, जहां तक मुझे याद है वो 6 ही देता है हर बार। डिवाइस मैनेजर, COM6, तो डन अपलोडिंग। डन अपलोडिंग बाद ऑब्वियसली सीरियल मॉनिटर का कुछ लिखा नहीं है तो सीरियल मॉनिटर पे कुछ नहीं आएगा, LCD पे आना चाहिए था, तो LCD पे अभी तक कुछ दिख नहीं रहा। सही है, क्यों? तो हो सकता है अभी इसका कॉन्ट्रास्ट इतना कम है कि डिस्प्ले ना हो, तो मैं पोटेंशियोमीटर को रोटेट कर लूंगा टू इंक्रीज द कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, तो लेट मी टेक द स्क्रू ड्राइवर और समथिंग, मैं रोटेट करता हूँ। ठीक है, मेरे पास स्क्रू ड्राइवर नहीं है अभी, मेरे पास कटर है, कटर से रोटेट हो जाएगा। आई एम रोटेटिंग इट अंटिल डिस्प्ले हो जाए। तो जैसे ही मैंने इसको रोटेट किया डिस्प्ले आ गया, दिख रहा है? दूसरी साइड रोटेट कर दिया, डिस्प्ले चला गया। तो पोटेंशियोमीटर से तुम कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट करते हो, वो ब्लैक डॉट्स कितना, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बहुत ही कम कर दूं तो यू कैन सी कि डॉट बहुत ही कम है, बहुत ज्यादा कर दूं तो सब कुछ ब्लैक हो गया। ठीक है, तो उससे तुम्हें एक पर्टिकुलर रेंज पे लाके रखना पड़ेगा जहां पर तुम्हें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट दिखता हो। तो दिस इज हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले वाला एग्जांपल जिसमें कर्सर ब्लिंक होता है। ठीक है, तो ये कर्सर है जो ब्लिंक होगा 1 सेकंड में 2 बार, या फिर ऐसे कुछ उसका कुछ डिफॉल्ट होगा वो। और एक चीज और कि अगर मैंने रिसेट दबा दिया, तो इफ यू सी रिसेट प्रेस है बट कुछ हो नहीं रहा, तो एलसीडी की मेमोरी में एक बार जो चीज चली गई वो चली गई, अब हिल गया तो वो बंद होके चालू हुआ, तब ये गायब हो गया। अब मैं रिसेट, कोई वायर हुआ, जस्ट मिनट, ग्राउंड है। तो अगर कोई वायर लूज हुआ तो डिस्प्ले ठीक से नहीं होगा। ठीक है, तो कर्सर ब्लिंक हो रहा है, ये बार बार उसको भेज रहा है डेटा कि भाई ब्लिंक करो। ठीक है, अब अगर मैं रिसेट दबा देता हूं तो भी वो डेटा उसके पास है। ठीक है, तो ये एलसीडी बेसिकली क्या करता है, जो भी तुमने उसको कमांड दिया था उसको लोकली सेव कर लेता है अपनी मेमोरी में और एक्सिक्यूट करता है। तो अब रिसेट दबाया मतलब तुमने कोई भी डेटा नहीं दी, कोई भी कोड नहीं दिया, बट यहाँ पर डिस्प्ले है क्योंकि वो अपनी मेमोरी से डिस्प्ले कर रहा है। अब जब तक तुम कुछ और ना भेज दो, ठीक है, या फिर पावर ऑफ ना कर दो, तब तक अब डेटा गायब हो गया। अब पावर ऑफ करने के बाद अगर मैं इसको ऑन करूं तो अब कुछ नहीं डिस्प्ले होगा क्योंकि अब कोड कहीं बीच में था। ठीक है, वो बीच वाला कोड इसको अब ये नहीं बता रहा है कि तुम्हें क्या करना है। अगर मैंने रिसेट कर दिया तो वो उसको बताएगा कि क्या करना है। ठीक है, क्या करने के बाद ही ये अपना डिस्प्ले करेगा। तो इन दोनों में कम्युनिकेशन कैसे होता है, एक पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन स्टैटिक है और एक पार्ट लाइव है जहां पर तुम इसको कुछ चीजें बता सकते हो कि अभी ये डिस्प्ले कर दो, अभी वो डिस्प्ले कर दो। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू डिस्प्ले एनीथिंग ऑन दिस एलसीडी। ठीक है, अब कोड वाला पार्ट है कि कोड में क्या चल रहा है। सो व्हाट विल डू,
अब विश्वन तुम अकेले ही बचे हो, तो हम कोड वाला पार्ट कल करेंगे, बट अपने एंड पे तुम यहाँ पर चीजें बदल के, यहाँ पे चीजें बदल के देख सकते हो, और भी एग्जाम्पल कोड्स हैं उनसे ट्राई करके देख सकते हो। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द कोड वाला पार्ट हम कल करेंगे। कनेक्शंस देख लिया है और मतलब एलसीडी का फंडा देख लिया है कि कैसे काम करते हैं। ओके, कुछ डाउट है तो पूछो, एल्स आज के लिए इतना ही करते हैं। नो डाउट्स? ठीक है, सो लेट्स स्टॉप हियर, बाय बाय।